यांग टाउन कैंगलैंग शहर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई छोटे शहरों में से एक है जो दाक्वी देश का हिस्सा था। घुड़सवार सेना का एक दल धीरे धीरे शहर में दाखिल हुआ। उसका नेता कवच पहने हुए था और उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। वह कैंगलैंग शहर के 5 वुल्फ गार्ड्स में से एक काओ गैंग था। दूसरा व्यक्ति एक युवा व्यक्ति था जिसकी आंखें साफ और मैंने सुना है कि शेन परिवार की उस लड़की को अमर लोगों ने चुन लिया है। उसे अमर संप्रदाय में स्वीकार किया जाएगा। शेन परिवार की लड़की? कौन सा शेन परिवार? यह शेन मेंकी है जो शादीशुदा है। वह दूसरे युवा मास्टर्स से बात कर रही है। खबर तेजी से फैल चुकी थी। आसपास के इलाके में लोग इस पर चर्चा करने लगे थे। कई लोग सुजिमो को अजीब निगाहों से देख रहे थे। अमर, सुजिमो ने धीरे से कहा, अमर लोगों के बारे में उसका ज्ञान अभी भी भ्रामक किंवदंतियों जितना ही था। क्या मनुष्य में हवा और बारिश को बुलाने, आकाश को जलाने और समुद्र को उबालने की शक्ति होगी? यदि उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो सुजीमो को विश्वास नहीं होता कि इस दुनिया में अमर चीजें मौजूद हैं। अमर शब्द सुनते ही काओ गैंग का शरीर कांप उठा। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। उसकी आंखों में चिंता और डर झलक रहा था। हालांकि सुजिमो ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह भौहें सिकोड़े हुए था और अपने विचारों में डूबा हुआ था। ठीक इसी समय सामान्य मनुष्य न तो ऐसे कौशलों को समझ पाएंगे न ही उनके संपर्क में आ पाएंगे। अमर ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। अमर, कृपया हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करे। अभेद्य और घनी भीड़ एक साथ घुटनों के बल झुकी हुई थी और सिर झुकाए खड़ी थी। वे प्रार्थनाएं बुदबुदा रहे थे। उनके चेहरे भय और श्रद्धा से भरे हुए थे। काओ गैंग अपनी चाल में बहुत तेज था। वह घोड़े से उतरा और जमीन पर घुटनों के बल बैठकर जोर से चिल्लाया, कैंगलैंग शहर के आम आदमी, काओ गैंग अमर को सम्मान देते हैं। जिमो काओ गैंग की हरकत से हैरान रह गया। 5 वुल्फ गार्ड्स में से एक होने के नाते काओ गैंग के पास कैंगलैंग शहर से सैकड़ों मील के दायरे में अत्यधिक शक्ति और अधिकार था। फिर भी अमर को देखते ही वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सामने घुटने टेक देता है। पलक झपकते ही सुजिमो अपने घोड़े पर एक दर्दनाक अंगूठे की तरह बाहर निकल आया। वह घुटनों के बल बैठ। सुजिमो एक पल के लिए चुप हो गया। वह झुई फेंक से नीचे कूद गया और ऊपर देखने लगा। हवा में उड़ते हुए तीनों के बीच में खड़ा आदमी फिरोजा रंग का लंबा लबादा पहने हुए था। वह ठंडा और अलग थलग दिख रहा था। उसकी लंबी और संकरी आंखों की जोड़ी उसके पैरों के नीचे खड़े लोगों को घूर रही थी और उसकी भौहों के बीच से अहंकार की एक जबरदस्त आभा निकल रही थी। अगर झो डिंग्युन अमर बन जाता है तो कितने लोग इसके परिणामस्वरूप पीड़ित होंगे? जिमो की नज़र हवा में खड़ी जवान लड़की पर पड़ी। उस युवा लड़की का नाम शेन मेंकी था। 16 साल की उम्र में उसका रंग बर्फ से भी ज्यादा गोरा था और उसमें एक स्वाभाविक और सौम्य करिश्मा था। सुजिमो ने शेन मेंकी की आंखों से उसके इरादे को समझ लिया था। उनका एक बार का वादा पौराणिक अमर भाग्य के सामने इतना कमजोर हो गया था। सुजीमो ने उम्मीद नहीं की थी कि जब वे तो अचानक इस पूछताछ की आवाज़ सुजीमो के कानों में पड़ी जैसे जमीन पर बिजली गिर रही हो। चक्कर और सुन्नता के कारण वह लगभग जमीन पर गिर गया। उसे महान अमर के सामने घुटने टेकने में कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि फिरोजा वस्त्र पहने आदमी का रवैया बहुत ज्यादा बदमाश जैसा था। इसने सुजिमो के दिल में अन्याय की भावनाएं जगा दी। अन्याय की ये भावनाएं शेन मेंकी की आंखों में दृढ़ता, शिष्यों को चुनने के अमर मानदंडों पर संदेह और उसके स्वयं के अभिमान से उत्पन्न हुई। सुजीमो ने गहरी सांस ली और अपने दिल में झुंझलाहट को दबा लिया। उसने जोर से कहा, मैंने अपने पूरे जीवन में विद्वानों के सम्मान प्राप्त किए हैं। मैं दा क्यूई के शासक के सामने घुटने न टेकने का विकल्प भी चुन सकता हूँ। मुझे आपके जितना अधिक आप चाहते थे कि मैं घुटने टेकूं उतना ही अधिक मैं इनकार करता रहा। तथाकथित विद्वान सम्मान निश्चित रूप से सुजिमो का बहाना था। फिरोजी वस्त्र पहने उस व्यक्ति की दबंग आभा से घिरे आसपास के आम लोग डर के मारे चुप थे। वे अपना सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। दूसरी ओर सुजिमो की आभा कमजोर नहीं दिख रही थी। हालांकि वह एक आम आदमी की तरह अमर का सामना कर रहा था। सच है, तुम एक मूर्ख मनुष्य हो। फिरोजी वस्त्र पहने आदमी रद्द कर दिए जाएंगे। उनका स्वर नीरस था लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था। फिरोजा वस्त्रधारी व्यक्ति ने आगे कहा, जो भी राज्य इस व्यक्ति को अधिकारी के रूप में स्वीकार करने का साहस करेगा वह खुद को इंद्रधनुषी बादलों के महल और मुझ सिद्ध कैंगलैंग का दुश्मन घोषित कर देगा।
इंद्रधनुषी बादलों का महल और सिद्ध कैंग लैंग जैसे चंद शब्दों की ध्वनि सुनते ही घुटनों के बल बैठा काओ गैंग अवाक रह गया। उसने जल्दी से कांपती हुई आवाज में कहा, सिद्ध, निश्चिंत रहो, दा क्यूई के देश में सुजीमो जीवन भर एक हीन आम आदमी रहेगा, जीवन भर के लिए एक हीन सामान्य व्यक्ति। कुछ ही शब्दों में सुजिमो की नीति तय हो गई थी। शेन मेंकी की आंखों में अनिच्छा की चमक थी। दूसरी ओर वह बदमाश झो डिंग्युन रोमांचित दिख रहा था। सुजिमो बहुत शांत दिख रहे थे, मानो उन पर इसका कोई असर ही नहीं पड़ा। थोड़ी देर बाद सुजिमो ने हंसते हुए खुद का मजाक उड़ाया, अगर विद्वानों का सम्मान इतना सस्ता है तो मुझे इसकी क्या जरूरत है। सिद्ध कैंग लैंग की लंबी और संकीर्ण आंखें धीरे धीरे एक रेखा बनाती गईं। उनमें बर्फीली ठंडी रोशनी की किरणें चमकती रहीं। सुजिमो के उकसावे ने उसकी हत्या की मंशा जगा दी थी। इस समय सुजीमो के बगल में खड़ा झुई फेंग अचानक उत्तेजित और बेचैन हो गया। उसके खुर जमीन पर रगड़ने लगे और वह लगातार हिनहिनाने लगा। सुजिमो भावशून्य था, लेकिन उसका दिल धड़क रहा था। झुई फेंग ने अतीत में भी कुछ मौकों पर जब उसे खतरे का सामना करना पड़ा था तो उसने इसी तरह से व्यवहार किया था। यह वास्तव में एक आध्यात्मिक जानवर है। हुर्रम, उसने परफेक्ट कैंग लैंग ने हल्की सी चीख मारी। उसने अपनी तर्जनी उंगली को आगे बढ़ाया और हल्के से जुई फेंग की ओर इशारा किया। प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं था। लाल रोशनी की एक चमक पहले ही झुई फेंग के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। सबकी निगाहों के सामने झुई फेंग के शरीर के भीतर से झुलसती हुई लपटें निकली और कुछ ही क्षणों में झुई फेंग को अपनी चपेट में ले लिया। सूश यह ज्वाला बहुत प्रबल थी और वास्तव में सुजिमो को भी निगलने वाली थी। सुजिमो आम विद्वानों की तरह कमजोर नहीं था, हालांकि उसने कभी ऐसे विलक्षण तरीके नहीं देखे थे। वह पूरी तरह से स्तब्ध था और ज़मीन पर जड़वत खड़ा था। सुजिमो को लगभग आग की लपटों ने घेर लिया था। झुई फेंग ने दुख से हिनहिनाया और पागलों की तरह भाग गया। डरी हुई भीड़ सभी दिशाओं में भाग गई। कुछ कदम चलने के बाद ही झुई फेंग निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह पूरी प्रक्रिया कुछ ही सांसों के क्षणों में घटित हुई। ऐसी ज्वाला निश्चित रूप से नश्वर संसार की नहीं थी। कोई कल्पना कर सकता है, अगर झुई फेंग समय रहते भाग नहीं जाता और सुजीमो आग की लपटों में फंस जाती तो उसकी जान निश्चित रूप से नहीं बचती। यह एक मानसिक रूप से अच्छा घोड़ा है जो अपने मालिक की रक्षा करता है। कितनी अफसोस की बात है। वुल्फगार काओ गैंग ने धीरे से खेद व्यक्त किया। हल्की हवा चल रही थी। झुई फेंग की राख हवा में तैर रही थी और बहुत देर तक नहीं फैली। मास्टर, भूल जाओ, वह तो बस एक नश्वर है, तुम्हें उसके स्तर पर क्यों गिरना है। शेन मेंकी ने अपने नीचे बैठे सुजिमो को देखते हुए धीमी आवाज में कहा। वह अंततः उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। सिद्ध कैंग लैंग थोड़ा हिचकिचाया। यदि उसे किसी से निपटने के लिए लगातार कार्रवाई करनी पड़े तो इससे निश्चित रूप से उसका दर्जा कम हो जाएगा। झो डिंग्युन सुजिमो को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। उसने जल्दी से कहा, मास्टर। लैंग शुरू में अनिर्णित था। झो डिंग्युन की बातें सुनकर उसके दिल में अहंकार की भावनाएं उभर आईं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वह बिना किसी आध्यात्मिक जड़ के एक घटिया आम आदमी है। वह जीवन भर साधना नहीं कर पाएगा। क्षमता के मामले में उसकी तुलना पहले वाले जानवर से भी नहीं की जा सकती। तो क्या हुआ अगर मैं उसकी घटिया जान बख्श दूं? क्या वह मेरे जीवन में शायद अगले जन्म में? झो डिंग्युन ने मन ही मन कोसा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके शब्द उल्टा असर करेंगे। सुजीमो चुप था। उसने चुपचाप जुई फेंग की राख का एक मुट्ठी भर उठाया, मुड़ा और चला गया। परफेक्टेड कैंग लैंग की आंखों में व्यंग्य की झलक दिखाई दी। उसने हल्के से कहा, हालांकि घटिया चींटियां आसमान की चाहत रखती हैं, लेकिन वे कभी चील के पंखों को कैसे छू सकती हैं। उजीमो को बिना किसी चोट के जाते देख झो डिंग्युन क्रोधित हो गया। अगर यह व्यक्ति न होता तो उसे जेल में इतनी बुरी तरह से पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती। यह सोचते ही झो डिंग्युन की आंखें नाराजगी और क्रूरता से भर गईं। उसका चेहरा मौसम की तरह ही अस्थिर था। कोई भी व्यक्ति अनिश्चित था कि वह किस बारे में योजना बना रहा था। सुजीमो के एकाकी और उदास सिलहूट को देखते हुए दूसरे युवा मास्टर सुने अपना सम्मान खो दिया और एक घटिया आम आदमी बन गया। अब वह किसी बेकार आदमी से अलग नहीं है। सुपरिवार के दो युवा गुरु, एक मार्शल आर्ट में अच्छा है और दूसरा विद्वान है। हाल के वर्षों में उनमें शक्ति और रैंक में वृद्धि की क्षमता है। अप्रत्याशित रूप से उन्हें इस तरह के झटके का सामना करना पड़ा है। सौभाग्य से एल्डर यंग मास्टर सु एक कॉन्ने कैंग लैंग का वह लॉर्ड काओ भी एक कॉन्नेट एक्सपर्ट है। क्या वह भी अमर को देखकर डर के मारे घुटने नहीं टेकता था? अमर के शब्दों के आधार पर
दूसरा युवा मास्टर साधना के लिए भी उपयुक्त नहीं है। मुझे डर है कि वह अंततः अवसाद से मर जाएगा। जिमो ने अपना सिर नीचे झुका लिया। वह चुपचाप चलता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे राहगीरों की चर्चाओं से कोई मतलब ही नहीं था। जिमो, 1 मिनट रुको। यह आवाज़ बहुत जानी पहचानी थी, फिर भी संबोधन कुछ अजीब था। आज से पहले उसके अगर तुम थोड़ी देर के लिए घुटने टेक भी दोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। जिमो ने शांति से कहा। शेन मेंकी पहले से ही जिमो पर नाराज़ थी क्योंकि वह उसके लिए नहीं रुकी। यह सुनकर वह क्रोधित हो गई। उसने अपने कदम तेज कर दिए और जिमो का रास्ता रोक दिया। जिमो, होश में आओ। शेन मेंकी ने जिमो की आंखों में देखा और जोर से कहा, बदला लेने के बारे में मत सोचो, यह असंभव है। तुम पहले से ही 17 साल की हो और मार्शल आर्ट सीखने के लिए सबसे अच्छी उम्र खो चुकी हो। इसके अलावा तुम्हारे पास आत्मा की जड़ नहीं है और तुम बिल्कुल भी साधना नहीं कर सकती। भले ही तुम प्रसवोत्तर या जन्मजात स्तर प्राप्त कर लो, वे नश्वर क्षमताएं हैं। अमर केसा जिमो चुप था। उसने चुपचाप शेन मेंकी को देखा। शेन मेंकी जिमो की नज़रों का सामना नहीं कर सकी। उसने अपना सिर नीचे किया और धीरे से कहा, हाँ, हमने एक वादा किया था। मैं इतने सालों तक शेन परिवार की मदद करने के लिए भी आपकी आभारी हूँ, लेकिन वे पहले से ही अतीत की बात हो चुकी है। इसके अलावा अब हम 2 अलग अलग दुनिया के लोग हैं। जिमो हंसा। उसने अपनी भौं मेंकी ने कहा, झो डिंग्युन और मैं कल परफेक्टेड के साथ पिंग यांग टाउन छोड़ देंगे। मैं तुम्हें विदा देने आया हूँ। मैं इन व्यर्थ बातों पर तुमसे बहस नहीं करना चाहता। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें विदा नहीं कर सकता। किस्मत अच्छी रही तो हम फिर मिलेंगे। जिमो निराश था। वह शेन मेंकी के पास से चला गया और आगे बढ़ गया। जैसे ही दोनों एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला, हम एक दूसरे को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। जिमो ने अपने कदम थोड़े से रोके। अंत में वह बिना कुछ कहे चला गया। यह जिमो के लिए एक बड़ा झटका था। इसने इस दुनिया को देखने के उसके नज़रिए को पूरी तरह से बदल दिया था। पता चला कि इस दुनिया में वाकई अमर लोग हैं। अपनी शक्तियों के साथ कोई भी अमर देश से ऊपर हो सकता है, चाहे उनके समर्थक इरिडेसेंट क्लाउड्स पैलेस ही क्यों न हो। जिमो के लिए यह उनके विद्वान सम्मान को खोने जैसा कुछ नहीं था, लेकिन झुई फेंक बचपन से ही जिमो की आंखें लाल हो गईं। वह आड़ू के फूल के पेड़ के पास चुपचाप काफ़ी देर तक खड़ा रहा और फिर वहां से चला गया। जिमो जब जाने के लिए मुड़ा तो उसकी नज़र किसी पर पड़ी। वह खून से लाल रंग की पोशाक पहने एक महिला थी। वह सुंदर थी। वह न तो इश्किया अंदाज में थी और न ही भड़कीली। उसने कोई मेकअप नहीं किया था। वह ऐसी लग रही थी जैसे कोई अभी अभी पेंटिंग से वह एक व्यक्ति का इंतजार कर रहा था। हिरी रात आ गई थी। एक धूर्त व्यक्ति दीवार के सहारे जिमो के भवन में घुस गया। जब वह फर्श पर गिरा तो उसने बहुत शोर मचाया। वह काला व्यक्ति तेजी से कोने की ओर भागा। काली आकृति कोने में कुछ देर तक प्रतीक्षा करती रही। आंगन शांत लग रहा था और वहां जरा सी भी असामान्यता नहीं थी। काली आकृति आखिरकार खड़ी हुई और अपनी कमर से खंजर निकाला। ठंडा खंजर। झो डिंग्युन एक ऐसा व्यक्ति था जो छोटी छोटी शिकायतों का बदला लेने की कोशिश करता था। शुरू में वह सुपरिवार और जिमो से सावधान रहता था, जिन्हें विद्वानों का सम्मान प्राप्त था। अब जबकि जिमो एक निम्न स्तर का आम आदमी बन चुका था, जबकि वह अमर संप्रदाय में शामिल हो चुका था, नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था, वह जिमो को आसानी से जाने नहीं देगा। इसके अलावा यून कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ा। कमरे की कुंडी खुली हुई थी। उसने दरवाजे से झांका तो देखा कि बिस्तर पर कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, लेकिन रोशनी कम थी, इसलिए वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया। झो डिंग्युन ने सोचना बंद नहीं किया, बल्कि चेहरे पर एक खतरनाक भाव लिए हुए दरवाजा खोला और कमरे में भाग गया। कमरे में शराब की और भी तेज गंध आ रही थी। अंधेरे में एक ठंडी रोशनी थी। झो डिंग्युन ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी और वह अपनी गर्दन पर एक ठंडा स्पर्श महसूस कर सकता था। यह चुभन भरा था और उसके कानों के पास एक ठंडी आवाज़ थी, हटो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। झो डिंग्युन को अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। वह शारीरिक रूप से मजबूत हो सकता था, लेकिन झो डिंग्युन कोई ताकत लगाने में असमर्थ था। वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी गर्दन पर जो चीज़ थी वह एक धारदार हथियार था, जो आसानी से उसके गले को भेद सकता था। कौन हो तुम? झो डिंग्युन घबरा गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका गला दबा दिया गया हो और गर्म तरल उसकी गर्दन से उसकी छाती तक बह रहा हो। यह एहसास बहुत भयानक था। ऐसा लग रहा था मानो उसका जीवन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। अचानक किसी ने झो डिंग्युन के बाल जबरदस्ती खींचे और उसे पीछे की ओर झटका दिया।
उसके सिर में बहुत तेज ओ डिंग्युन दर्द से चिल्लाया। झो डिंग्युन के पैर लंगड़े हो गए और वह अपने घुटनों पर गिर पड़ा, क्योंकि उसकी गर्दन पर चाकू से बहुत तेज दर्द हो रहा था और उसकी जान को खतरा था। झो डिंग्युन ने कभी भी मौत को इतने करीब महसूस नहीं किया था। देखो मैं कौन हूँ, उसके पीछे खड़ा व्यक्ति फिर बोला। यह ठंडा और भयानक था, मानो वह व्यक्ति नरक से आया कोई भूत हो। जो इस समय झो डिंग्युन सुजीमो के दृढ़ संकल्प और हत्या करने के मजबूत इरादे को महसूस कर सकता था। अरे नहीं, अब जब सुजिमो ने अपना विद्वान सम्मान खो दिया है और एक निम्न सामान्य व्यक्ति बन गया है, तो वह मुझे मारने के बारे में गंभीर है। नहीं, मैं अमर संप्रदाय में शामिल हो रहा हूँ, मैं मर नहीं सकता। उस पल झो डिंग्युन के दिमाग में हजारों विचार आए, वे सभी जीवित रहने की तीव्र इच्छा में बदल गए। झो डिंग्युन कांप उठा। तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर दूसरों को इसके बारे में पता चल गया तो तुम मौत से नहीं बच पाओगे। सुजिमो मुस्कुराया। मेरा जीवन बेकार है, मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ मरे। तुम वाकई बदकिस्मत हो कि मुझे ढूंढने आए हो, तुम्हें मुझे दोष नहीं देना चाहिए। झो डिंग्युन को अंधेरे में सुजिमो की मुस्कुराहट विशेष रूप से डरावनी लग रही थी। झो डिंग्युन को उसके शांत और उदासीन स्वर से और भी अधिक भय महसूस हुआ। पागल, सुजिमो पागल है, चिल्लाया ही था कि झो डिंग्युन को अपने गले पर तेज चाकू की हल्की हरकत महसूस हुई। झो डिंग्युन के गले में तेज दर्द के कारण उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। एक सेकंड यंग मास्टर सो, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी सस्ती जान बख्श दे। मैं भविष्य में कभी कोई बुराई नहीं करूँगा। दूसरे युवा मास्टर सो, मैं कसम खाता हूँ कि अगर मैं अमर संप्रदाय में शामिल होने के लिए। उसके चेहरे पर उपहास का भाव था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने झो डिंग्युन की असलियत जान ली है। झो डिंग्युन का बुरा विचार तुरंत गायब हो गया। झो डिंग्युन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी गर्दन पर कितना गहरा घाव था, और उसे इस बात का भी कोई अंदाज़ा नहीं था कि सुजीमो के पास कोई और चाल है या नहीं। चाहे कुछ भी हो, वह फिर से जोखिम नहीं लेगा। बदला सुजिमो ने झो डिंग्युन के जाने तक इंतजार किया, फिर उसने एक लंबी सांस छोड़ी। उसका चेहरा पीला दिख रहा था। मुठभेड़ संक्षिप्त लेकिन खतरनाक थी, लेकिन सौभाग्य से यह वैसा ही हुआ जैसा उसने भविष्यवाणी की थी। सुजीमो ने शेन मिक्की के साथ बातचीत के दौरान एक जानकारी पर ध्यान दिया। वह और झो डिंग्युन कल परफेक्टेड कैंग लैंग के साथ पिंग यांग टाउन से निकलेंगे। सुजिमो ने सुपरिवार से मदद मांगने के बारे में सोचा था, लेकिन इस तरह से सुपरिवार को फंसाने के अलावा परिणाम में कोई बदलाव नहीं आएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि झो डिंग्युन को मारा नहीं जा सकता था। वह अब पहले जैसा बदमाश नहीं रहा, इसके बजाय वह अमर संप्रदाय में शामिल होने वाला था। अगर वह मर गया तो सिद्ध कैंग लैंग निश्चित रूप से उसे खोजने आए। सुजिमो ने पहले कभी किसी को नहीं मारा था, लेकिन जब चाकू झो डिंग्युन के गले को छू गया तो वह जरा भी घबराया, डरा या भयभीत नहीं हुआ। इसके बजाय वह थोड़ा उत्साहित और कोशिश करने के लिए उत्सुक था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि कल क्या होगा। आसमान टूट सकता है या जमीन धंस सकती है। अगर वह बदमाश को मार देता तो वह अपनी दबी हुई कुंठाओं को दूर कर पा। सुजिमो के मन में वाकई हत्या करने का इरादा और आभा थी। उसने इसे छिपाया नहीं, वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और उसे चाकू से मारना चाहता था। पहली बार था जब सुजिमो को पता चला कि उसके अंदर जो खून बह रहा था वह विद्वानों का खून नहीं था, बल्कि युद्ध के मैदान में एक जनरल का खून था जो हत्या करने का आदी था, या उन क्रूर लोगों का खून था जो आंख के बदले आंख में विश्वास करते थे। हो सकता है कि उसे विद्वानों का सम्मान प्राप्त हो, लेकिन वह दुष्टों को रोकने में असमर्थ था। इसके बजाय यह उसका तेज तब उसका अंत हो जाएगा। यह 1 महीने बाद हो सकता है, या शायद 1 साल बाद, या 10 साल बाद। फिर भी झो डिंग्युन निश्चित रूप से वापस आएगा। सुजीमो यह अच्छी तरह से जानता था, लेकिन उसे आज उसके दुष्ट कृत्यों को सहन करना पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर उसने झो डिंग्युन को मार दिया तो वह कल निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि अगर उसने झो डिंग्युन को छोड़ दिया तो कम से कम अभी भी उम्मीद की एक किरण थी। आशा की किरण यह थी कि झो डिंग्युन के अपनी साधना पूरी करने के बाद वापस आने से पहले वह उसकी आत्मा जड़ क्या थी, उसमें आत्मिक जड़ क्यों नहीं थी? वह आत्मिक जड़ के बिना खेती क्यों नहीं कर सकता था? क्यों? सुजीमो उलझन में था। वह अमर संप्रदाय के बारे में उत्सुक था और भविष्य के बारे में सोचकर परेशान था। सुजिमो की पलकें भारी हो गईं और वह सो गया। सुजिमो ने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक अमर देवता उसके कानों में फुसफुसाया, क्या तुम खेती करना हाँ, सुजिमो ऐसा करना पसंद करेंगे। इससे पहले कभी भी
उसने सत्ता पाने की इतनी इच्छा महसूस नहीं की थी। सुजिमो को लगा कि कुछ अजीब है। कुछ ही देर बाद सुजिमो चौंक कर जाग गया। वह अचानक उठ बैठा, उसकी आंखों में अनिश्चितता थी और उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। अंततः उसे एहसास हुआ कि क्या गलत था, यह कोई सपना नहीं था। सचमुच पूछ रहा था कि क्या वह खेती करना चाहता है। सुजिमो उठे और दरवाजा खोला। उन्होंने ऐसा दृश्य देखा जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। आंगन में आड़ू के फूल के पेड़ के बगल में एक सुंदर सुंदरी खड़ी थी। उसने खूनी लाल रंग का लबादा पहना हुआ था। वह चमकती आंखों से चुपचाप उसे देख रही थी। बादल छंट गए थे और चांदनी पानी की तरह साफ थी। आड़ू की डाइयू ने एक बार फिर पूछा। उसकी आवाज़ कोमल और मधुर थी, कुछ हद तक आलसी लग रही थी। सुजिमो ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे शांत हो गया। उसके मन में बहुत सारे सवाल और संदेह थे, लेकिन वह सिर्फ एक शब्द ही बोल पाया, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। डाइयू ने सहजता से उत्तर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे सुजीमो को पढ़ाना, खाना या कपड़े पहनना जैसा ही कोई मेरे पास कोई आत्मा जड़ नहीं है। सुजिमो को कहने में कुछ समय लगा। एक ऐसी साधना तकनीक है जिसमें मूल जड़ की आवश्यकता नहीं होती। यह कौन सी साधना तकनीक है? सुजिमो ने सहजता से पूछा। राक्षस वंश की साधना तकनीक। डाइयू ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और उसके चारों ओर एक विशेष आभा थी। सुजीमो का चेहरा बदल गया और वह खुद को आधा कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हालांकि वह साधना के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन सुजिमो जानता था कि मनुष्य और राक्षस अलग अलग रास्तों से आते हैं। किंवदंतियों के अनुसार ऐसे कई मामले थे जहां दुष्ट राक्षसों ने मनुष्यों सुजिमो को अपना मन बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। मैं सीखूंगा। सुजिमो को नहीं पता था कि वह भविष्य में क्या बनेगा, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने इस अवसर का उपयोग नहीं किया तो जल्द ही जब झो डिंग्युन वापस आएगा तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। भविष्य में क्या होगा इसकी तो बात ही छोड़िए। डाइयू को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसे साधना क्या है। सिद्ध केंग लेंग ने ऐसा क्यों कहा कि मैं आध्यात्मिक जड़ के बिना साधना नहीं कर सकता? साधना को ताओ की साधना या साधना भी कहा जा सकता है। मानव कुल की साधना के 3 सबसे पुराने प्रमुख स्कूल हैं, अमर, बुद्ध, राक्षस, तथाकथित आत्माजड़। अमर संप्रदाय का इसे पुकारने का तरीका है बौद्ध धर्म के लिए उन्होंने इसे ज्ञान की जड़ कहा, जबकि राक्षस संप्रदाय ने इसे राक्षस बीज कहा। ये मूल रूप से एक ही है, मनुष्य के रूप में, यदि किसी के पास आत्माजड़ नहीं है। सिद्ध केंग लेंग किस स्तर के साधक हैं? अमर संप्रदाय को क्यूई संघनन क्षेत्र, फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र, स्वर्ण कोर क्षेत्र, नवजात आत्मा क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। एक स्वर्ण कोर क्षेत्र साधक है दानव साधना, अमर साधना, राक्षस साधना और बुद्ध साधना के लिए अलग अलग क्षेत्र हैं। ये एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के विभिन्न साधन हैं, लेकिन कोई बात नहीं। स्वर्ण कोर का मार्ग प्राकृतिक खाई है जिससे सभी को गुजरना पड़ता है। बहुत से साधक हैं, लेकिन उनमें से आधे स्वर्ण कोर के मार्ग पर अटके रहेंगे। सफलता की कोई उम्मीद नहीं होगी। साधना, डाइयू ने आगे कहा, आप जो साधना तकनीक सीखने जा रहे हैं वह 9 भागों में विभाजित है। पहला भाग है शरीर को तपाना, दूसरा भाग है टेंडन का रूपांतरण, तीसरा भाग है हड्डियों को मजबूत बनाना, चौथा भाग है मज्जा की सफाई, पांचवा भाग है अंगों का शोधन, छठा भाग है छिद्रों को साफ करना, सातवां भाग है कोर का निर्माण। यदि आप बदला लेना चाहते हैं तो? सुजिमो ने पूछा। महान जंगल के 12 दानव राजाओं का रहस्यवादी क्लासिक। सुजिमो चौंक गया। शीर्षक के जिक्र पर उसे एक मजबूत खतरनाक आभा अपनी ओर बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। ये दम घोंटने वाली थी। बॉडी टेम्परिंग, द मिस्टिक क्लासिक ऑफ द 12 डेमन किंग्स ऑफ द ग्रेट वाइल्डरनेस का पहला भाग। त्वचा और मांस को कठोर और परिष्कृत करने के लिए 2 भागों में विभाजित किया जा। यह सब आकस्मिक और संयोगवश हुआ, लेकिन ऐसा भी लगा जैसे सब कुछ पूर्व निर्धारित था। कुछ समय बाद डाइयू के मार्गदर्शन में सुजिमो की निष्सन प्रेरणा धीरे धीरे भिन्न हो गई। यह सामान्य मनुष्यों की सांस लेने की विधि जैसी नहीं लगती। बार बार सुधार किए जाने और अनगिनत अभ्यासों से गुजरने के बाद सुजिमो को धीरे धीरे इसकी आदत पड़ने लगी। इस सांस लेने और छोड़ने के साथ वे 2 थे। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे सुजिमो एक अद्वितीय गोजातीय दानव में बदल गया है, जो पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को अपने अंदर ले रहा है और बाहर निकाल रहा है। कमरे में ध्यान कर रही डाइयू चौंक गई। उसकी नज़र दीवारों को चीरती हुई सीधे सुजिमो पर पड़ी। उसने वास्तव में इतने कम समय में इसका सार समझ लिया। ओह, वह वास्तव में दानव साधना के लिए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मैंने उसे ऐसा मौका देने में अपना प्रयास व्यर्थ नहीं किया। उसकी आंखों में
प्रशंसा की झलक थी। हालांकि उसने एक भी हरकत नहीं की, लेकिन अजीब बात यह है कि वह आंगन में पहुंच गई थी और सुजीमो के सामने आ गई थी। टकराना साधना में लीन सुजिमो को अचानक बाहरी बल का झटका लगा। वह थोड़ी दूर तक उड़ गया और उसने अपनी सांस और निश्वसन क्रिया बंद कर दी। सुजिमो जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन आंगन में कोई नहीं था। सुजिमो ने जब डाईयू को देखा जो दूर खड़ी थी, तो उसकी भौहें तन गईं। क्या तुम मौत को आमंत्रित कर रही हो? डाईयू ने अपनी आंखों में प्रशंसा की झलक छिपा ली और इसके बजाय ठंडे स्वर में बोली, क्या? सुजिमो चकित था। डाईयू ने अपने लबादे की आस्तीनें हिलाईं और एक चमकता हुआ जल दर्पण कहीं से उभर कर सुजिमो के सामने आ गया। सुजिमो अचंभित रह गया। यह उसकी कल्पना से कहीं परे था। जब सुजिमो ने पानी के दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा, तो उसका आश्चर्य घबराहट में। सुजिमो मूल रूप से दुबले पतले थे, लेकिन पानी के दर्पण में उनका प्रतिबिंब उनके मूल शरीर से कहीं ज्यादा दुबला था। वह दुर्बल लग रहे थे। यदि चेहरे की जानी पहचानी विशेषताएं और गालों की आकृति न होती, तो सुजिमो को विश्वास ही नहीं होता कि पानी के दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति वह स्वयं है। चाहे किसी भी तरह का अभ्यास क्यों न किया जाए, शक्ति हवा से प्रकट नहीं होगी। अमर सुजिमो चौंका। अपनी साधना जारी रखने से पहले आपको स्वाभाविक रूप से अपनी ऊर्जा की पूर्ति के लिए मांस और रक्त का सेवन करना होगा। खाने का नाम सुनते ही सुजिमो का पेट गुर्राने लगा। उसे भूख की तेज पीड़ा महसूस हुई, जिससे वह लगभग पागल हो गया। सुजिमो बिजली की गति से सीधा रसोई में भागा। 1/4 घंटे से भी कम समय में उसने रसोई में खाने योग्य सभी बिस्टर इतना शक्तिशाली। सुजीमो मन ही मन खुद पर आश्चर्यचकित था। एक ही रात की साधना से उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया। सुजिमो आने वाले दिनों के प्रति पूर्ण आश्वस्त था। मुझे लगता है कि अगर झो डिंग्युन अमर संप्रदाय से वापस आ भी जाता है, तो मेरे पास उसके साथ मुकाबला करने की क्षमता होगी। इस समय सुजिमो को अभी भी महान जंगल के 12 दानव राजाओं के रहस्यवादी क्लासिक की भयावह। दूसरे दिन सुजिमो अगले कुछ दिनों के लिए भोजन की आपूर्ति के लिए कुछ मवेशी खरीदने के लिए सुबह सुबह बाजार गया। उन्हें एक तरफ रखकर सुजीमो डाईयू के कमरे में गया और दरवाज़ा खटखटाया। मिस डाई। सुजिमो को आश्चर्य हुआ जब उसके दस्तक देने पर दरवाज़ा धीरे से खुला। यद्यपि आकाश उज्ज्वल था, फिर भी कमरे में अजीब तरह का अंधेरा था। अंदर आए। कमरे से डाईयू की आवाज़ आती हुई सुनाई दी। सुजिमो ने एक गहरी सांस ली और कमरे में कदम रखा। सुजिमो को अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी नरम और ठंडे पानी के पर्दे को पार करके किसी दूसरी सुजिमो ने अपना मुंह थोड़ा खोला। डाईयू ने उसे एक दिन में ही बहुत कुछ ऐसा दिखाया था जो समझ से परे था। उसके लिए यह सब अजीब और आकर्षक था। यह सबसे बड़ी चीज़ को सबसे छोटी चीज़ में डालना है। जब आप एक निश्चित क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। अभी इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, डाईयू ने जवाब दिया। संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने हर कदम के बीच की दूरी की गणना कर ली थी। यह बिल्कुल वैसा ही था। डाईयू वहीं रुक गई और सुजीमो की ओर देखने लगी। तुम्हारी बारी। सुजिमो को अभ्यास करने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वह पहला कदम उठाने से पहले काफी देर तक एक ही जगह पर खड़ा रहा और सोचता रहा। सुजिमो ने अभी पहला कदम ही उठाया था और उसे एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी है। डाईयू बिना किसी भाव के सुजीमो के पास आई। उसने अपना पैर आगे बढ़ाया। सुजिमो ने हाँफते हुए कहा। डाईयू की लात से उसकी जांघ में असहनीय दर्द हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी टांगों में बेरहमी से सुइयां चुभो दी हों। इसी स्थिति में रहो, जारी रखो। कमरे में डाईयू की उदासीन आवाज़ सुनी जा सकती थी। सुजिमो ने अपना सिर नीचे किया और महसूस किया कि डाईयू द्वारा लात मारे जाने के बाद विस्तारित पैर में प्लोहेवन स्ट्राइड के साथ अधिक पैर का तलवा अभी जमीन पर छुआ ही था कि डाईयू की आवाज़ फिर सुनाई दी। उसके बाद सुजीमो के बाएं पैर में चुभने वाला दर्द हुआ। सुजिमो ने अपने पैर में दर्द की उत्तेजना के तहत अपने रुख को स्वचालित रूप से ठीक कर लिया। सुजिमो ने अपने दाहिने पैर से एक और कदम आगे बढ़ाने से पहले सांस ली। गलत। फिर से उस परिचित चुभन को महसूस कर सकता था, गलत चुभने वाला। अंत में सुजिमो को अपने पैर भी महसूस नहीं हो रहे थे। डाईयू के लगातार लात मारने से उसके पैर सुन्न हो गए थे। पसीने से लथपथ सुजिमो ने अपने दांत भींच लिए। उसका एक ही ख्याल था कि उसे चलते रहना है। समय बीत गया, उसे पता ही नहीं चला। आखिरकार उसने अब गलत शब्द को अपने ऊपर चिल्लाते हुए नहीं सुना। यह उसके लिए एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। मुँह को अचानक डाईयू की याद दिलाने पर प्रकाश दिखाई दिया। उसने सांस लेने और छोड़ने की विधि का उपयोग करना शुरू कर दिया।
जिसे उसने कल रात प्लो हेवन स्ट्राइड का अभ्यास करते समय सीखा था। शुरुआत में सुजिमो दोनों को एक साथ नहीं लगा पाता था। एक कदम चलने के बाद वह ठीक से सांस नहीं ले पाता था, लेकिन समय बीतने के साथ सुजिमो ने धीरे धीरे प्लो जिमो ये जानकर बहुत खुश हुआ कि वह इसे सही ढंग से सीख रहा था, लेकिन सुजिमो को ये महसूस हो रहा था कि उसके प्लो हेवन स्ट्राइड में कुछ कमी है। सुजिमो ने स्वतः ही डाईयू की ओर देखा, जो हरे पत्थर पर तिरछी बैठी थी। डाईयू के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था, उसकी आंखें संदेहपूर्ण और उदास थीं। सुजिमो ने मन ही मन सोचा, मैं प्लो हेवन स्ट्राइड के साथ सांस। सुजिमो को गुस्सा आया, इसलिए उसने जानबूझकर हल स्वर्ग कदम का अभ्यास किया। हरे पत्थर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए डाईयू के सामने घूमने लगा। थोड़ी देर बाद डाईयू ने व्यंग्य किया, क्या तुम खुद को बैल बनने के लिए प्रशिक्षित करना चाहते हो? यह कदम स्वर्ग को जोतने के लिए है, यह तुम्हारे लिए जमीन जोतने के लिए नहीं है। जिमो चौंक गया, वह वहीं रुक गया। डाईयू हरे पत्थर पर तैरती हुई बाहर चली गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, जब तुम स्वर्ग की जुताई का गहरा अर्थ समझ सकोगे तब तुम इस पजिन के सार को समझ सकोगे। सुजिमो को अंततः एहसास हुआ कि उसके प्लो हेवन स्ट्राइड में क्या कमी थी। उसका हर कदम स्वर्ग में एक खड़ खोदने जैसा था। ऐसा करने के लिए कितनी हिम्मत और जोश की आवश्यकता। हालांकि वह इस कला में निपुण था, लेकिन उसमें जोश और साहस की कमी थी, इसलिए उसे सिर्फ जमीन जोतने वाले मवेशियों तक ही सीमित रखा जा सकता था। स्वर्ग जोतो। सुजिमो इस पर विचार करता रहा और धीरे धीरे उसे प्रकाश दिखाई देने लगा। डाईयू कमरे से बाहर आंगन में चली गई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। सुजिमो के सामने उसका कठोर और ठंडा रवैया। आड़ू के फूल के पेड़ के नीचे महिला की फुसफुसाहट धीरे धीरे सुनाई दे रही थी, लेकिन हवा के साथ वह भी गायब हो गई। 1 महीने तक सुजिमो ने अपना ज्यादातर समय खेती के मैदान में हल स्वर्ग स्ट्राइड का अभ्यास करने में बिताया। उन्होंने हल स्वर्ग के सार को समझने में कड़ी मेहनत की और पैरों के काम की गहरी समझ हासिल की। इस अवधि के दौरान सुजिमो कभी कभी कुछ मवेशी डाईयू की भुजाएं सिंह थी। उसकी तर्जनी उंगली के उठे हुए जोड़ के साथ बंद मुठ्ठियां सिंह का नुकीला हिस्सा थी। प्लो हेवन स्ट्राइड बोवाइन के चंद्रमा दर्शन का आधार है। प्लो हेवन स्ट्राइड मुद्रा में आए और कमर और पेट पर बल लगाए। इस बीच अपनी मुठ्ठियां बाहर फेंके। आपको ऊपर की ओर बढ़ने के साथ साथ ऊपर की ओर जोर लगाने में भी सक्षम होना चाहिए, ने विस्तार से समझाया, जबकि सुजिमो ध्यानपूर्वक सुन रहा था। फिर भी जब सुजिमो ने वास्तव में इसका अभ्यास किया, तब भी यह अपरिहार्य था कि उसे गलतियां करने पर लात खानी पड़े। डाईयू एक तरफ खड़ी थी और उसका चेहरा ठंडा था। जब भी थोड़ी सी भी गलती होती तो वह उसे लात मार देती। पलक झपकते ही एक दिन बीत गया। सुजिमो भूख से मर रहा था। वह एक का सुजिमो चौंक गया। वह डाईयू के इरादे को समझ नहीं पाया। डाईयू ने जवाब दिया, मैं तुम्हें तीसरी शैली सिखाऊंगी। इसे कैसे करना है ये दिखाने का कोई तरीका नहीं है। तुम्हें बदलाव के पल को खुद ही समझना और उसकी सराहना करनी होगी। सुजिमो को पता था कि डाईयू की क्षमताओं को देखते हुए भले ही वह अपनी पूरी ताकत लगा दे, वह उसे चोट नहीं पहुंचा पाएगा। सुजिमो ने एक कर्कश ध्वनि हुई, जिससे सुजिमो सदमे में आ गया। गाय की जीभ तो बची हुई थी, लेकिन सुजिमो के हाथ में सिर्फ चाकू का हैंडल बचा था। चाकू का ब्लेड जमीन पर बिखर गया था। सुजिमो ने गाय को खुद ही काटा। वह जानता था कि गाय की जीभ एक साधारण जीभ है, वह कभी भी तेज चाकू के वार को झेल नहीं सकती। इसके अलावा सुजिमो ये नहीं बता सकता था कि डाईयू ने अभी कोई बल लगाया था, अन्यथा वह हैंडल को नहीं पकड़ रहा होता, यह उसके हाथों से उड़ जाता। यह तो एक साधारण गाय की जीभ थी, लेकिन इसने तेज चाकू को टुकड़े टुकड़े कर दिया। यदि गाय की जीभ को चाकू के स्थान पर किसी व्यक्ति पर टैप किया जाए तो क्या वह व्यक्ति पाउडर में बदल जाएगा? तीसरी शैली को बोवाइन टंग सेबर कहा जाता है। यह सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन यह इस शैली का सार दर्शाता है। डाईयू ने आगे कहा, आपने मुझसे एक बार पूछा था कि आपको कब पता चलेगा कि आपको स्किन टेम्परिंग की खेती में शुरुआती सफलता मिली है। मैं आपको अभी बताता हूँ। जब आपकी हथेली में इस गाय की जीभ जितनी ताकत होगी तो आपको इसमें शुरुआती सफलता मिली मानी जाएगी। सुजिमो अक्सर दूसरे लोगों से सुनता था कि जब कोई साधना करता है तो समय बहुत तेजी से बीत जाता है। जब उसने साधना शुरू की तो उसे आखिरकार इसका मतलब समझ में आया। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि सुजिमो ने खेती के क्षेत्र में 3 महीने बिताए थे और उसके शरीर में पूर्ण परिवर्तन आ गया था। अन्य लोगों को शायद सुजिमो में आए परिवर्तन का एहसास न हुआ हो। उसे अपनी हर गतिविधि में अपार शक्ति का अनुभव होता था। सुजिमो को जिस एक बात से परेशानी थी
वह थी गोजाती जीभ वाली कृपाण। वह इसका सार नहीं समझ पाया। खेती के मैदान में सुजिमो ने एक गहरी सांस ली, अपनी छाती को थोड़ा अंदर खींचा और अपनी पीठ को सीधा किया। उसने अपने बाएं पैर के साथ एक कदम आगे बढ़ाया और हल स्वर्ग कदम की मुद्रा में आ गया मूलतः। उसी समय सुजिमो ने अपनी कमर और पेट पर जोर लगाया, अपनी मुट्ठियां आगे की ओर घुमाईं और ऊपर की ओर धक्का दिया। ऐसा लग रहा था कि वह गायों जैसी आवाज निकाल रहा था। यह आवाज गहरी और शक्तिशाली थी, जिसने दूसरे लोगों को चौंका दिया। प्लोहेवन स्ट्राइड और बोवाइन के मूंगेजिंग को निष्पादित करते समय यह स्वाभाविक और बिना किसी दबाव के था। सांस लेने और सांस छोड़ने की विधि। बाय हथेली ने हवा में जोर से चटकने की आवाज की। सुजिमो ने अपना सिर हिलाते हुए आह भरी। इसमें अभी भी कुछ गड़बड़ थी। हथेली मजबूत दिख रही थी, लेकिन वह गोजाती जीभ वाले कृपाण की लचीलेपन का प्रदर्शन करने में असमर्थ था। डायू ने अपनी नज़र दूसरी ओर घुमा ली। सिर्फ 3 महीने ही हुए थे, लेकिन सुजिमो इस मुकाम को हासिल करने में कामयाब हो गई। यह उसकी उम्मीदों से बहुत खुश था। गाय द्वारा घास खाने वाला दृश्य उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। उसने उस पल में हुए बदलावों को समझने की कोशिश की और अपने दिमाग में बार बार सोचा और अपने आप अभ्यास करना शुरू कर दिया। मैंने सुना है कि सुपरिवार को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा है। ऐसा कहा जा रहा था कि सुपरिवार के रेस्तरां को तोड़ा जा रहा है। मुझे नहीं लगता। क्या यह इतना गंभीर है? सुजिमो ने हवेली के बाहर से आती हुई बड़बड़ाहट सुनी और वह अपनी साधना से चौंक गया। सुजिमो को अपनी साधना से होश आया और अफवाहों से उसका दिल बैठ गया। उसने दरवाज़ा खोला और सुपरिवार के घर की ओर भागा। सुजिमो ने रास्ते में अन्य लोगों की चर्चा सुनी और मोटे तौर पर जान गया कि इस बार दुर्भाग्य का कारण क्या था। कई लोगों ने झगड़ा किया और सुपरिवार के रेस्तरां जिमो अभी अभी आया था और उसने घर से गुस्से से चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। वह युचिहो था। वह सुपरिवार के गारों में से एक था और उसका स्वभाव उग्र था। घर में सभी लोग सुजीमो के भरोसेमंद आदमी थे। सुजीमो ने 2 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। चाचा झेंग और अन्य लोग सुपरिवार के साथ सबसे लंबे समय तक रहे थे और वे उससे बहुत प्यार करते थे। हालांकि सुजीमो गुस्से में उबल रहा था, लेकिन वह बहुत शांत दिखाई दे रहा था। बिस्तर के पास धीरे से बोल रहा था, और कौन हो सकता है? यह 3 परिवारों, झाओ परिवार, ली परिवार और यांग परिवार के पोते पोतियां ही होंगे। युचिहो ने गुस्से में चिल्लाया, यह इतना आसान नहीं है। बोलने वाला आदमी 40 साल से ज्यादा उम्र का था। वह शांत और संयमित दिख रहा था। वह सुपरिवार के गारों का नेता था। अंकल लियू, आपका क्या मतलब है? सुजिमो ने पूछा। लियू ने सुजीमो को देखा और अपनी जीभ की नोक पर शब्दों को वापस निगल लिया। युचिहो अपना गुस्सा नहीं रोक पाया। वह चिल्लाया, लियू, क्या तुम्हें स्थिति की गंभीरता का पता नहीं है? मिस्टर झेंग उनके द्वारा घायल हो गए थे और ओल्ड ग्वान की भयानक मौत हो गई थी। अगर तुम्हारे अधीन वे युवा लड़के होशियार नहीं होते और घेराबंदी तोड़कर भाग जाते तो मिस्टर झेंग मर जाते। वे लोग हमें मरवाना चाहते थे। चाचा ग्वान मर गए। यह खबर सुनकर सुजिमो का दिल दुख गया। जब वह बच्चा था तो सुजिमो अक्सर अंकल ग्वान के कंधे पर सवार होकर उनके बालों को पकड़ता था, लेकिन सुजिमो चाहे जितना भी मजाक करे, अंकल ग्वान उस पर कभी नाराज नहीं होते। वे उस पर हंसते और उसके साथ खेलते। सुजिमो ने दांत पीसते हुए कहा, क्या अधिकारी हस्तक्षेप नहीं करेंगे? अधिकारी नागरिकों के मामलों के प्रभारी होंगे। यह कई पारिवारिक कुलों के बीच संघर्ष है। वे इसे टालने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसके अलावा मुक्केबाजी समाज में जो कुछ भी है उसे मुक्केबाजी के तरीके से ही सुलझाया जाएगा। लियू ने अपना सिर हिलाया। सुजिमो की आवाज़ डूब गई। अंकल लियू, क्या हो रहा है? लियू ने हल्की आह भरी। मेरे गार्ड उन लोगों का पीछा कर रहे थे और उन्हें शेन परिवार के निवास में प्रवेश करते देखा। शेन परिवार के लोग बहुत कृतघ्न बदमाश हैं। युचिहो ने गुस्से से सांस लेते हुए अपनी मुट्ठी से अपने बगल की मेज को तोड़ दिया। सुजीमो और शेन मेकी के बीच संबंधों के कारण सुपरिवार ने पिछले कुछ सालों में शेन परिवार की बहुत मदद की। अब जब शेन मेकी अमर संप्रदाय में शामिल हो गई और शीर्ष स्थान पर पहुंच गई तो शेन परिवार ने सुपरिवार को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लियू ने आगे कहा, मैंने कुछ अंकल झेंग खांसते हुए हल्के से हाँफने लगे। हालांकि शेन परिवार ने ही इसे शुरू किया था, लेकिन हो सकता है कि तीनों परिवार इसमें तेजी ला रहे हों। अब इस मामले का अंत हो गया है। हम यंग मास्टर के वापस आने तक इंतजार करेंगे। क्या हम इसे यूं ही सहन कर ले? युचिहो ने दांत पीसते हुए कहा। लियू ने आह भरी, चलो अभी के लिए इसे सहन करते हैं। तथ्य यह है
कि शेन परिवार इतने कम समय में रैंकों में ऊपर उठ गया है। मुझे संदेह है कि कॉर्नेट विशेषज्ञ उनके साथ काम कर रहे होंगे। अगर हम बिना किसी योजना के उनके पास जाते हैं तो हमें और भी अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। युवा मास्टर कब लौटेंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वह जल्द ही वापस आ जाएगा, सुजीमो ने अचानक कहा। चाचा झेंग, अच्छे से आराम करो, मैं सांस लेने के लिए बाहर जाऊंगा। इतना कहकर सुजिमो मुड़ी और चली गई। 3 महीने पहले सुजिमो के विद्वान सम्मान रद्द कर दिए गए और शेन मेकी शहर छोड़कर चले गए। झुई फेंग भी मर चुका था। सुजिमो जो कुछ भी हुआ था उस पर अपने गुस्से। सुजिमो को मुक्केबाजी समाज में जन्म और जन्मपश्चात के बीच के अंतर के बारे में कुछ अस्पष्ट जानकारी थी। प्रसवोत्तर और जन्मजात को प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, देर से चरण और पूर्ण चरण में विभाजित किया गया था। उनके बड़े भाई सुहोंग एक प्रारंभिक चरण के जन्मजात विशेषज्ञ थे। सुजिमो को पता नहीं था कि वह किस स्टेज से है। उसे यह भी नहीं पता था कि वह किस विशेषज्ञ को। कुछ ही देर बाद सुजीमो शेन परिवार के निवास पर पहुंच गया। सिर्फ 3 महीनों में शेन परिवार में बहुत सारे बदलाव आ गए थे। एक साधारण परिवार से अब वह एक प्रतिष्ठित शेन परिवार बन गया था। सिंदूरी लाल दरवाजे के दोनों तरफ 2 राजसी पत्थर के शेर खड़े थे। यदि सुजिमो को इसका स्थान याद न होता तो वह कभी विश्वास नहीं करता कि यह शेन मेंकी का घर था। सुजिमो, आपके पास शेन परिवार के निवास की शोभा बढ़ाने का समय क्यों है? हाँ, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, दूसरे यंग मास्टर्स के विद्वान सम्मान को रद्द कर दिया गया था अभी। वह एक बड़ा आलसी है। मुक्केबाजी समाज के गुंडों ने एक के बाद एक सुजीमो का मजाक उड़ाया। वे उसे स्पष्ट रूप से बुरे इरादों से घूरते रहे और उन्होंने अपने हथियारों को एक दूसरे पर मारा, जिससे चिंगारियां उड़ी, जिससे धातु के आपस में टकराने की तीखी आवाज़ें पैदा हुईं। शेन नान ने सफ़ेद ब्रोकेड का लबादा पहना हुआ था, जिसकी कमर पर एक जेड लटक रहा था। वह किसी अमीर आदमी का बेटा लग रहा था, लेकिन पिंगयांग टाउन में हर कोई उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानता था। शेन नान सुपरिवार के रेस्तरां का मैनेजर हुआ करता था। उसे यह नौकरी सुजिमो की वजह से मिली थी। शेन नान ने अपने बगल में शराब का प्याला लिया और सुजीमो के सामने। सुजिमो ने उसे अनदेखा करते हुए धीरे से पूछा। शेन नान ने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, अपना सिर एक तरफ झुका लिया और ऐसे दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि दूसरे युवा मास्टर सु किस बारे में बात कर रहे हैं। शेन नान, मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। हत्यारा कौन है? सुजीमो ने शेन नान की आंखों में देखा, लेकिन उसका स्वर बहुत शांत था। शेन नान ने अपनी भौं उठाई, अपनी मुस्कान को दूर रखा। उसने ऊपर देखा और शराब का प्याला खत्म करते हुए हल्के से कहा, ऐसा लगता है कि दूसरे युवा मास्टर सु चीज़ों को मुश्किल बनाना चाहते हैं। ऐसा कहते हुए शेन नान ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कप जमीन पर फेंक दिया, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गया। आवाज़ सुनकर आंगन में मौजूद सभी बदमाश खड़े हो गए और अपने हथियार म्यान से बाहर निकाल लिए। वे सभी खतरनाक और लड़ने के लिए आतुर दिख रहे थे। अरे, मैं अब इस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या वह सचमुच सोचता है कि वह एक युवा मास्टर है? वह तो बस एक निम्न वर्ग का आम आदमी है। हमने उसे बाहर निकलने का रास्ता दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। मैं मुसोंग हूँ, मैं ही वह हूँ जिसने गुआन उपनाम वाले आदमी का कत्लेआम किया था। मैं भी वहाँ हूँ। हे, यह अफसोस की बात है कि बूढ़ा आदमी मेरी हथेली के नीचे नहीं मरा। सुजिमो ने अपनी नज़र उन सभी पर घुमाई जो बोल रहे थे। उसने सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शेन नान ने व्यंग्य किया। सुजीमो, अपने लिए मुसीबत मत ढूंढो। आज मैं अपनी बहन के साथ तुम्हारे रिश्ते को ध्यान में रखूंगा और भागो। शेन नान का भाषण अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन सुजिमो की चिल्लाहट ने उसे बीच में ही रोक दिया। आंगन में मौजूद हर किसी को यह अजीब और अविश्वसनीय लगा। शेन नान ने क्रूर रूप से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की? सुजिमो ने उसकी ओर घूर कर देखा। शेन नान उसकी तीखी निगाहों से अचंभित रह गया। वह अभी संभला भी नहीं था कि सुजिमो ने अपनी चाल चल दी। सुजिमो ने कोई और हरकत नहीं की। उसने अपनी हथेलियां फैलाईं और शेन नान के चेहरे पर थप्पड़ मारा। पास सुजिमो द्वारा थप्पड़ मारे जाने के बाद शेन नान को सभी की चौकस निगाहों के सामने 10 फीट दूर भेज दिया गया। शेन नान पिछले 3 महीनों से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था और उसने बहुत सुधार किया था। प्रसवोत्तर प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त किया था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सुजिमो द्वारा थप्पड़ मारे जाने के बाद वह उड़ जाएगा। दूसरा पक्ष अपने हमले में तेजी नहीं दिखा रहा था।
वह समय पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर सका। बदमाशों की नज़र में सु ज़िमो के हमले के प्रति उनके विचार अलग थे। कोई भी साधारण आदमी अपनी हथेली की ताकत से लोगों को 10 फुट दूर नहीं भेज सकता, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग लड़ाई झगड़ों से बच गए। उनमें से कई प्रसवोत्तर विशेषज्ञ थे, मु सोंग और कई अन्य प्रसवोत्तर सिद्ध थे। उन्होंने सु ज़िमो के बारे में कुछ नहीं सोचा। मेरे लिए उसे मार डालो। शेन नान का गाल सूजा हुआ था और उसके होठों के कोने पर खून लगा हुआ था। वह जमीन पर लेट गया और सु ज़िमो की तरफ अपनी उंगली दिखाते हुए चिल्लाया। शेन नान के आदेश का इंतजार किए बिना मु सोंग ने पहले ही अपने आदमियों के एक समूह को सु ज़िमो पर हमला करने के लिए ले लिया। उन्होंने उस पर चारों तरफ से हमला किया। यह डरावना था। यद्यपि सु ज़िमो 3 महीने से साधना कर रहा था, लेकिन वह केवल 3 शैलियों को ही जानता था और उसने कभी दूसरों के साथ लड़ाई नहीं की थी। सु ज़िमो को मौजूदा स्थिति से थोड़ी घबराहट महसूस हुई। उसने स्वचालित रूप से प्लो हेवन स्ट्राइड का इस्तेमाल किया और मु सोंग की ओर बढ़ गया। स्विश। सु ज़िमो ने 2 कदम आगे बढ़ाए और 10 फीट से ज्यादा की दूरी तय की। उसकी गति खतरनाक थी और वह अपने ऊपर किए गए ज्यादातर हमलों से बचने में कामयाब रहा। बाकी लोगों की दृष्टि धुंधली हो गई थी। एक छाया उनके पास से गुजरी और उनके चाकू और तलवारें निशाना चूक गई नहीं। मु सोंग की पलकें झपकती रहीं। उसका चेहरा बदल गया। अन्य लोग तो नहीं बता पाए, लेकिन मु सोंग जो आगे खड़ा था उस राक्षसी बल से कांप उठा जो उस पर तब निर्देशित हुआ जब सु ज़िमो ने 2 कदम आगे बढ़ाए। सु ज़िमो अब एक कमज़ोर विद्वान नहीं रह गया था। वह स्पष्ट रूप से एक क्रूर जानवर था जो इंसानों को खा जाता था। मु सोंग अभी तक सदमे से उबर नहीं पाया था और इसलिए उसकी प्रतिक्रिया धीमी थी। तब तक सु ज़िमो मु सोंग के पास पहुंच चुका था। उसने अपने पेट के नीचे से अपनी बाहें फैलाईं, अपनी तर्जनी के जोड़ को थोड़ा ऊपर उठाते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं और जोर से आगे की ओर धक्का दिया। सु ज़िमो इन हरकतों से बहुत परिचित था। वह अपनी आंखें बंद करके भी इसे सटीकता से निष्पादित करने में सक्षम था और अभी सु ज़िमो ने पिछले 3 महीनों की अपनी सारी कुंठाओं को अपने हमले में व्यक्त कर दिया है। पूप। सभी लोग चुप हो गए। मु सोंग के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसने धीरे से अपना सिर नीचे किया और पाया कि उसकी छाती में कटोरे जितने बड़े 2 खूनी गड्ढे थे। उन गड्ढों से 2 मांसल भुजाएं बाहर निकली हुई थीं। मु सोंग के चेहरे से खून बह चुका था। उसने अपना सिर झुका लिया और वहीं मर गया। दूसरे लोगों की नज़र में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ सिर्फ एक राउंड तक ही मुकाबला किया था। मु सोंग ने अभी तक अपनी तलवार सु ज़िमो पर नहीं मारी थी और सु ज़िमो ने पहले ही अपनी बाहें मु सोंग की छाती में घुसा दी थीं। मु सोंग की छाती के पीछे से 2 खूनी मुट्ठियां निकली हुई दिखीं। यह एक भयानक दृश्य था। हालांकि मुक्केबाजी समाज के गुंडे कई लड़ाइयों से गुजर चुके थे, लेकिन वे उस दृश्य की कल्पना नहीं कर सकते थे जो उन्होंने अभी देखा था। एक मुट्ठी खून और मांस में कैसे छेद कर सकती है। एक प्रसवोत्तर विशेषज्ञ को एक कमजोर विद्वान ने मार डाला। अगर उन्होंने स्वयं यह न देखा होता तो। सु ज़िमो अचंभित था। उसे बस इतना याद था कि एक बार डाई यू ने उससे हल्के फुल्के अंदाज में कहा था, द मिस्टिक क्लासिक ऑफ द 12 डेमन किंग्स ऑफ द ग्रेट वाइल्डरनेस में ज्यादातर शैलियां हत्या की तकनीकें हैं। उसके पास हत्या के तरीके थे। अगर वह उनका इस्तेमाल करता तो वह निश्चित रूप से लोगों की जान ले लेता। अब तक सु ज़िमो को अंततः उसकी बातें समझ आ गई थीं। किसी ने सु ज़िमो की गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया जबकि वह अचेत अवस्था में था, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने तलवार से उस पर हमला किया और उसकी पीठ के बीच में वार कर दिया। खनक खनक। जब हथियार मानव शरीर में प्रवेश करते थे तो उनसे उत्पन्न होने वाली ध्वनि के स्थान पर केवल धातुओं के टकराने जैसी ध्वनि ही सुनाई देती थी। सु ज़िमो की गर्दन पर लगा स्टील का चाकू अजीब तरह से उछल गया, जबकि उसकी पीठ के बीच में लगी लंबी तलवार एक चाप में मुड़ गई। वह उसके शरीर में वार नहीं कर सकती थी। स्टा। वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। सु ज़िमो ने शायद उच्च श्रेणी का कवच पहना हुआ था और इसलिए तलवार उसके शरीर में नहीं घुस पाई, लेकिन उस स्टील के चाकू का क्या जिसने उसकी गर्दन पर वार किया। यह समझाने का कोई तरीका नहीं था कि वह वापस कैसे आया। शारीरिक दमन मार्शल आर्ट। किस प्रकार की शारीरिक दमनकारी मार्शल आर्ट इतनी शक्तिशाली होगी। हालांकि चाकू और तलवार से सु ज़िमो को कोई चोट नहीं लगी,
लेकिन वह इसके बल से लड़खड़ा गया। त्वचा को तड़का लगाने का हुनर चाकू और तलवार की धार को रोक सकता था, लेकिन यह चाकू और तलवार के जरिए उस पर निर्देशित बल को रोक नहीं सकता था। सुजिमो को अपनी पीठ और गर्दन के बीच में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हुआ। उसने दर्द को सहने के लिए अपने दांत पीस लिए। दुष्ट सुजिमो ने चिल्लाते हुए प्लो हेवन स्ट्राइड का प्रदर्शन किया और बाईं ओर वाले व्यक्ति की ओर बढ़ा। बैंक सुजिमो ने हल चलाकर 2 गहरी खायां बना दी, जो बेहद सख्त हरे पत्थरों से बनी जमीन थी। बजरी और छोटे छोटे पत्थर इधर-उधर उड़ रहे थे। यह एक भयावह दृश्य था। उस व्यक्ति का चेहरा बदल गया। उसे आखिरकार पता चल गया कि मो सोंग ने अपनी मौत से पहले आखिरी क्षणों में कितना डर और आतंक महसूस किया होगा। सुजिमो बहुत ही प्रभावशाली और भयानक था। वह बस आगे बढ़ा, लेकिन उसके चारों ओर का भयावह वातावरण उसका दम घोंटने के लिए पर्याप्त था। पूप उन्होंने एक पोस्टनेटल विशेषज्ञ की छाती में 2 छेद करके गोजातीय चंद्र दर्शन का प्रदर्शन किया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर कि सुजिमो तलवारों और चाकुओं से प्रतिरक्षित लग रहा था, किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे हराया जाए। सुजिमो ने कुछ ही समय में लगातार 2 लोगों को मार डाला था। उसका खून खौल रहा था। शुरुआती घबराहट और तनाव। सुजिमो ने मुड़कर अपनी ज्वलंत दृष्टि अंतिम व्यक्ति पर केंद्रित की। उस व्यक्ति ने अभी-अभी अंकल झेंग को घायल करने का दावा किया था, लेकिन अब जब सुजिमो ने उस पर नजर गड़ा दी थी तो उसे अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई और उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। सब लोग चलो एक साथ उस पर हमला करते हैं, चाहे उसकी शारीरिक मारक क्षमता कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। वह आदमी चिल्लाया। आंगन में मौजूद सभी लोग उसे एक साथ नीचे गिराने के लिए बेताब थे, लेकिन वे अभी भी उससे सावधान थे। वे उसकी भयावह आभा से डरे हुए थे और उन्होंने एक बार में हमला नहीं किया था। सुजिमो ने 3 कदम उठाए और कुछ ही समय में उस आदमी के सामने पहुंच गया। उसने बिना कुछ कहे बोवाइन की तरह चांद को निहारना शुरू कर दिया। आदमी को पहले से ही एहसास हो गया था कि सुजिमो ने केवल कुछ ही शैलियों का प्रदर्शन किया है। हालांकि वह प्लो हेवन स्ट्राइड की ताकत से भयभीत था, लेकिन वह फुर्ती से जमीन पर गिरकर हमले से बचने में सक्षम था। उसने अपनी वह अजेय है आदमी किसी तरह अपने गोजातीय चांद को देखने से बच निकलने में कामयाब हो गया। सुजिमो ने देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी फर्श पर लौट रहा था। कुछ उलझन में था। यह एकमात्र गतिविधि तकनीक थी जो वह जानता था। यदि बोवाइन की चंद्रदर्शन शक्ति प्रतिद्वंद्वी को मारने में असमर्थ थी, तो सुजिमो के पास उसे हराने का कोई अन्य तरीका नहीं था। तभी सुजिमो के दिमाग में एक अगले ही पल वह आदमी दीवार से टकरा गया और कुछ ही सेकंड बाद वह धीरे धीरे दीवार से फिसल गया। उसकी छाती में छेद हो गया और वह मौके पर ही मर गया। सुजिमो परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया करने में सक्षम था। उसने उस व्यक्ति पर लात मारने के लिए प्लो हेवन स्ट्राइड की क्रूर शक्ति का प्रयोग किया। हत्या की तकनीकें। प्लो हेवन स्ट्राइड भी एक हत्या तकनीक थी। आंगन में मौजूद कई विशेषज्ञ जो सुजिमो का मजाक उड़ा रहे थे चुप हो गए। उनकी आंखों में डर था। सभी धीरे धीरे पीछे हट गए, इस डर से कि वे सुजिमो का अगला निशाना बन जाएंगे। यह समझ में आता था कि हर कोई उससे डरता था। सुजिमो ने बहुत ही भयानक पराक्रम दिखाया था। उसे अपना पहला कदम उठाए हुए केवल 10 मिनट ही हुए थे और उसने पहले ही 2 प्रस्फोट। सुजिमो ने उपहास किया और शेन नान की ओर चलने लगा, जो डर से पीली पड़ गई थी। क्या चाहते हो? शेन नान की आवाज़ कांप रही थी। वह मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर बहुत कमज़ोर थे। वे उसके आगे हार गए और वह ज़मीन पर निढाल होकर बैठ गया, जबकि वह धीरे धीरे सुजिमो से दूर चला गया। आज यह विचार किसका था? सुजिमो ने शेन नान को ऊंचा उठाते हुए उसकी ओर देखा और उसने प्रत्येक शब्द को धीरे धीरे बोलते हुए अपना प्रश्न पूछा। नहीं, यह मैं नहीं हूँ, यह कौन है? सुजिमो गुस्से से दहाड़ा। शेन नान कांप उठा, सांस लेने के लिए हाँफने लगा। उसकी आंखों में द्वेष की झलक थी और उसने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुमने मुझे घायल करने की हिम्मत की तो सुपरिवार का सफाया हो। जिमो के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने आंखें मूंद ली। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? सुजिमो ने अपनी हत्या की मंशा को बड़ी मुश्किल से दबाया था, लेकिन वह फिर से हत्या करने की तीव्र इच्छा महसूस कर सकता था। तभी शेन परिवार के निवास के आंतरिक हॉल से एक भयानक और दुखद ध्वनि सुनाई दी। तुम जूनियर हो, तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ? आवाज अभी भी गूंज रही थी और वह आकृति जो भूत के समान तेज थी तेजी से उसके सामने प्रकट हुई। सुजिमो ने ध्यान से देखा। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसके गाल दुबले पतले थे, लेकिन उसकी आंखें चील जैसी तेज थीं। उसने बस अपने पैर की उंगलियां जमीन पर
टिकाइन और वह कुछ ही समय में दूरी तय करके उसके ठीक सामने खड़ा हो गया। सुजिमो को झटका लगा। मध्यम सहसंबंधित विशेषज्ञ बज़ ढेर उम्र के आदमी ने अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। अचानक उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और तलवार की स्पष्ट भनभनाहट की आवाज़ आई। एक ठंडी तलवार सुजिमो के चेहरे पर वार कर रही थी। तलवार की नोक एक लचीले जहरीले सांप की तरह कांप रही थी, जिससे जीभ को काटने जैसी आवाज़ें निकल रही थीं। यह परेशान करने वाला था। तलवार अभी तक उसके पास नहीं पहुंची। एक्सपर्ट की शक्ति उसके जीवन को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त थी। आखिरकार सुजिमो को लड़ाई का कोई अनुभव नहीं था। उसने अभी अपना ध्यान खो दिया और पहला वार करने का मौका चूक गया। यदि सुजिमो ने तलवार के बल का सामना करने के लिए बोवाइन के चंद्र दर्शन का प्रयोग भी किया होता, तो भी उसकी तलवार से उसका सिर पहले ही छेद दिया गया होता। पीछे हटना सुजिमो के पास सोचने का समय नहीं था। उसने प्लो हेवन स्ट्राइड का प्रयोग किया और जल्दी से पीछे हट गया। अधेड़ उम्र के आदमी ने जोर से हंसते हुए अपनी गति बढ़ा दी और उसकी तलवार सुजिमो के ठीक पीछे चली गई। सुजिमो के पास उसकी बढ़ती तलवार से बचने का कोई रास्ता नहीं था। तलवार की नोक सुजिमो के चेहरे के कुछ ही दूरी पर थी। सुजिमो के लिए स्थिति बहुत सुजिमो को सिर्फ अपने सामने तलवार की चमक दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें दुख रही थीं और वह आंसू बहाने से खुद को नहीं रोक पा रहा था। ठीक उसी समय उस अधेड़ व्यक्ति की आंखों में द्वेष की झलक दिखी। अरे नहीं, दीवार तो मेरे ठीक पीछे है। सुजिमो का दिल बैठ गया। शेन परिवार के घर का आंगन भले ही विशाल हो, लेकिन वहां एक सीमा भी थी। दोनों पक्ष बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे थे और पीछे हट रहे थे, और पलक झपकते ही सुजिमो को दीवार की ओर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ तक कि अगर सुजिमो ने दीवार तोड़ने के लिए क्रूर बल का प्रयोग किया तो भी कुछ क्षण का विलंब होगा। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उसी क्षण अपनी तलवार से सुजिमो को काटने में सक्षम था। रुकना। अचानक एक व्यक्ति दरवाजे से घुस आया। उसके हाथ में एक स्टील की तलवार थी। वह व्यक्ति चिल्लाया और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर आक्रामक तरीके से हमला किया। यह अंकल लियू है। हालांकि सुजिमो उस व्यक्ति की जांच करने के लिए थोड़ा सा भी ध्यान नहीं भटका सकता था, लेकिन वह आवाज़ से उस व्यक्ति की पहचान बता सकता था। अधेड़ उम्र के आदमी ने एक नज़र डाली और व्यंग्य किया, बहुत देर हो चुकी है, वह निश्चित रूप से मर जाएगा। अधेड़ उम्र का आदमी हल्के से गुर्राया। जैसे ही वह अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ा, उसका चेहरा ठंडा हो गया। जीवन और मृत्यु के इस क्षण में सुजिमो अचानक शांत हो गया। उसकी आंखों में जरा सी भी घबराहट नहीं थी। वह अप्रत्याशित रूप से शांत था और उसकी इंद्रियां सामान्य से ज्यादा तेज हो गई थीं। सुजिमो को अच्छी तरह पता था कि वह अकेला ऐसा व्यक्ति है जो खुद को बचाने में बोवाइन टंग सेबर ट्राई बोवाइन स्टाइल में सबसे शक्तिशाली शैली पा। शेन परिवार के निवास के आंगन में गड़गड़ाहट के समान तेज एक कर्कश ध्वनि गूंज उठी। अगले ही पल सभी लोग वहीं स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में भ्रम, संदेह और अविश्वास था। अधेड़ उम्र के आदमी के हाथ में मौजूद लंबी तलवार कई टुकड़ों में बिखर गई। उसके पास तलवार की मूठ के अलावा कुछ नहीं बचा। टुकड़े जमीन पर बिखर गए। उनमें एक अजीब सी चमक थी। अधेड़ उम्र के आदमी ने कुछ क्षण पहले सुजिमो को अंततः एहसास हुआ कि मृत्यु कैसी होती है। अब तक सुजिमो को अभी भी लग रहा था कि सब कुछ असत्य है। हवा में तेज हवा चल रही थी। सुजिमो की पीठ पसीने से भीग गई थी। वह इतना डर गया था कि उसे ठंडे पसीने आ गए। जल्दी करो, चलो। तभी सुजिमो को लियू की आवाज़ सुनाई दी। लियू ने उसे हाथ से खींचा और वह अपने आप लियू के पीछे पीछे शेन परिवार के घर से बाहर भाग गया। शेन परिवार के घर में मौजूद सभी लोगों के अलावा सुजिमो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वह असमंजस की स्थिति में था और उसने अपना सिर झुका लिया और अंकल लियू के साथ भाग गया। रास्ते भर लियू सुजिमो को दे स्थिति गंभीर थी और उसके पास सोचने का समय नहीं था। वह सिर्फ इतना कर सकता था कि सुजिमो को बचाने के लिए पहला कदम उठाए। हालांकि इसके बाद लियू ने जो दृश्य देखा वह उसके लिए बहुत बड़ा सदमा था। लियू की नज़रें सुजिमो की हथेली पर टिकी रहीं। उसे बहुत सारे संदेह थे और वह हैरान था कि क्या हो रहा है। क्या यह हो सकता है कि दूसरे यंग मास्टर ने? लेकिन फिर भी कॉन्नेट एक्सपर्ट की लंबी तलवार को टुकड़े टुकड़े करने के लिए उसे कितनी शक्ति की आवश्यकता होगी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह ये नहीं बता पाया कि सुजिमो मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था। वास्तव में वह पहले से ज्यादा दुबला लग रहा था। अजीब लियू के दिमाग में एक विचार आया और उसने सुजिमो को परखने का फैसला किया।
उसने सुजिमो पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी और अपनी गति बढ़ा दी। सुजिमो ने अपना सिर झुका लिया, वह कुछ ध्यानमग्न दिख रहा था। सुजिमो अंततः सुपरिवार के निवास पर पहुंचकर अपने आप को संभाल पाया। दरअसल सुजिमो भी सभी की तरह हैरान थी। यद्यपि सुजिमो कमोबेश ये बता सकता था कि महान जंगल के 12 दानव राजाओं का रहस्यवादी क्लासिक असाधारण था, उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि केवल 3 महीने की साधना के बाद उसके पास ऐसी शक्ति होगी। सुजिमो ने अपनी हथेली की ओर देखा, कोई चोट नहीं आई। सुजिमो ने अभी-अभी जीवन और मृत्यु के क्षण के दौरान गोजातीय जीभ वाले कृपाण में महारत हासिल की थी। सुजिमो बहुत खुश हुई और उसने बाद में यह खबर डाई के साथ साझा करने और उसे दिखाने का विचार किया। लेकिन तभी सुजिमो को कुछ महसूस हुआ और उसने देखा कि लियू उसे अजीब भाव से घूर रहा था। क्या हुआ अंकल लियू? सुजिमो ने पूछा। लियू ने धीमी आवाज में कहा, कुछ नहीं, अंदर जाओ, तुम्हें अपने कमरे में आराम करना चाहिए, मैं बाद में तुम्हें ढूंढ लूंगा। सुजिमो ने सिर हिलाया। लियू ने सुजिमो को भेज दिया और सीधे अंकल झेंग के कमरे में गया और शेन परिवार के निवास पर जो कुछ भी देखा वह सब उन्हें बताया। कमरे में मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित थे। यदि यह तथ्य न होता कि यह लियू ही था जिसने उन्हें बताया था तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता। क्या यह हो सकता है कि द्वितीय युवा मास्टर एक कनेट विशेषज्ञ हैं? हो ने पूछा। लियू ने अपना सिर हिलाया। जो लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं उनके शरीर में महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। उदाहरण के लिए कनपटी उभरी हुई होगी और पोर बड़े होंगे, हाथों पर कठोरपन होगा और व्यक्ति का शरीर मजबूत होगा। लेकिन मुझे सेकंड यंग मास्टर में ये बदलाव नहीं दिखते। उसके पास कोई कठोरपन नहीं है और उसकी उंगलियां लंबी हैं, ऐसा नहीं? हर कोई हैरान था, सुपरिवार के रक्षकों के नेता के रूप में। हालांकि लियू आंदोलन तकनीक में अच्छी तरह से वाकिफ नहीं थे, लेकिन उनकी गति के मामले में वे शीर्ष 10वें स्थान पर थे। अंकल झेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या दूसरे युवा मास्टर ने कुछ शानदार क्विंगगोंग की खेती की है? मुक्केबाजी समाज में श्रेष्ठ किंगोंग थे जो 8 चरणों में टोर का पीछा करने के समान थे। साधना के बाद व्यक्ति निगल के समान हल्का हो जाता था और यह वास्तव में किसी की गति तकनीक की गति को बढ़ा सकता था। संभावना नहीं है। लियू ने अपना सिर हिलाया और कहा, दूसरे यंग मास्टर ने बिना किसी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किए बस मेरे साथ बने रहे, उन्होंने कोई चतुर चाल। लियू ने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं सही हूं तो मध्यम आयु वर्ग का आदमी तांग मिंगजुन है, उसे आत्मा काटने वाली तलवार के रूप में जाना जाता है। वह एक प्रारंभिक चरण का कनेट विशेषज्ञ है। इसका कोई मतलब नहीं है एक कनेट एक्सपर्ट दूसरे यंग मास्टर पर हमला क्यों करेगा? क्या यह उसके लिए अपमानजनक नहीं होगा? अंकल झेंग ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। अंकल झेंग का मतलब यह था कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे यंग मास्टर को मारना चाहता था तो वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को भेज सकता था जिसने मार्शल आर्ट का अभ्यास किया हो। ऐसा करने के लिए किसी कॉन्नेट एक्सपर्ट की जरूरत नहीं थी। दरअसल लियू समय पर बहुत देर से पहुंचा। उसने ये नहीं देखा कि सुजिमो ने लगातार 3 लोगों को मार दिया था। जब वह वहां पहुंचा तब तक सुजिमो खतरनाक स्थिति में थी। लियू को अभी भी अपने आसपास के माहौल का अंदाजा नहीं था और वह सुजिमो को शेन परिवार के घर से भागने के लिए ले आया। वहां मौजूद किसी को भी यह पता नहीं था कि ऐसा नहीं था कि तांग सुपरिवार के एक गार्ड ने दरवाज़ा खोला। वह घबराया हुआ लग रहा था। बाहर बहुत से लोग हैं, वे आक्रामक दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि वे चाहते हैं कि सेकंड यंग मास्टर एक जान के बदले एक जान दे। घबराओ मत। ये लोग कौन हैं? लियू ने गहरी आवाज में पूछा। वे छाओ परिवार और ली परिवार से हैं, शेन परिवार से शेन नान भी अपने साथ कई लोगों को। सुपरिवार के गार्ड ने बड़ी मुश्किल से निगलते हुए भारी सांस लेते हुए जवाब दिया, एक जीवन के बदले एक जीवन। अंकल झेंग अपने विचारों में डूबे हुए धीरे से बोले, यदि लियू के अनुसार सुजिमो ने शेन परिवार में किसी को नहीं मारा तो वे उससे एक जान के बदले एक जान की मांग क्यों करेंगे? अरे ये तो साफ तौर पर उकसाने वाली बात है। दूसरा यंग मास्टर किसी को कैसे? यूची हुओ भड़क गया। वह उठ खड़ा हुआ और बाहर भाग गया। इंतजार। अंकल झेंग खांसने लगे और फिर धीरे से बोले, मेरी मदद करो मिस्टर झेंग, आपको इधर-उधर नहीं घूमना चाहिए ताकि आपकी चोटें और न बढ़ जाएं। लियू ने जल्दी से उसे रोका। अंकल झेंग ने अपना सिर हिलाया। उनका रवैया दृढ़ था। जो आता है वह निश्चित रूप से बुरे इरादे वाला होता है। अब जब यंग मास्टर आसपास नहीं है तो मुझे किसी भी तरह से देखना होगा। सुपरिवार
युवा मास्टर झाओ के पीछे मार्शल आर्ट की पोशाक पहने खड़ा यह मोटा आदमी शायद मध्यवस्था का एक साथी हो सकता है। सभी लोग शांत रहने की कोशिश करें और आक्रामक न बने। हमें युवा मास्टर के वापस आने तक इंतजार करना चाहिए, अंकल झेंग ने फुसफुसाते हुए कहा। सुपरिवार में सभी लोग हैरान थे। मध्यवस्था में जन्म लियू ने फुसफुसाते हुए कहा, वह आदमी अपरिचित लग रहा है। हो सकता है कि वह पिंग यांग टाउन का न हो। सावधान रहना। सुजिमो कहाँ है? उसे बाहर निकालो। शेन नान ने अपना सूजा हुआ चेहरा ढंक लिया और गुस्से से चिल्लाया। लियू आगे बढ़ा और मुट्ठी बांधकर गहरी आवाज में बोला, इतनी भीड़ क्यों है? तुम दूसरे यंग मास्टर की तलाश क्यों कर रहे हो? ब्रोकेड की पोशाक पहने एक युवक जो प्रमुख लोगों में से एक था, अपने हाथों में एक तह वाला पंखा पकड़े हुए मुस्कुराया। एक जीवन के लिए एक जीवन यह सही है और अपरिवर्तनीय है। दूसरे युवा मास्टर्स को लोगों को मारने की कीमत चुकानी पड़ी। वह व्यक्ति झाओ यू यंग मास्टर झाओ था। वह एक प्रसवोत्तर सिद्ध व्यक्ति था। वह पिंग यांग टाउन में प्रसिद्ध था। उनके बगल में बैठे व्यक्ति युची हो ने झाओ यू की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाया, अगर तुम एक जान के बदले एक जान देने पर अड़े हो तो तुम्हें पहले ऐसा करना चाहिए। तुमने भाई गुआन की जान ले ली है। अंकल झेंग को बहुत तेज खांसी आ रही थी, सांस फूल रही थी। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि दूसरे यंग मास्टर ने 3 लोगों की जान ले ली है? हा। शेन नान ने भयानक तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े आदमी, शेन परिवार में हर किसी ने देखा कि सुजीमो ने उन्हें कैसे मारा। इसके साथ ही शेन परिवार के लोग मुसोंग और बाकी लोगों की लाशें लेकर आगे बढ़ गए। हालांकि वे मर चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद नहीं की। उनकी आंखों में भय और डर था। इससे पता चलता है कि वे अपनी मृत्यु से कुछ क्षण पहले उनमें से 2 की छाती ऐसी लग रही थी जैसे किसी हथियार से छेद दी गई हो, जबकि दूसरे व्यक्ति की छाती धंस गई थी और उसकी हड्डियां टूट गई थीं। अंकल झिंग ने उन पर नजर डाली। शांत रहते हुए उन्होंने अपना सिर हिलाया। जिसके मन में अपने कुत्ते को पीटने का विचार है, उसे आसानी से अपनी छड़ी मिल जाएगी। पिंग यांग टाउन में हर कोई जानता है कि दूसरा यंग मास्टर एक विद्वान है। बस करो तुम्हारी बकवास। झाओ यू ने अपना कागज का पंखा फैलाते हुए ठंडे स्वर में कहा, अगर सुपरिवार सु जीमो को नहीं सौंपता है तो आप सभी को आज मरना होगा। मैंने ही उन्हें मारा है। इस समय भीड़ के बाहर से एक आवाज आई और सभी लोग आवाज की ओर मुड़े। एक हरे रंग की पोशाक पहने विद्वान बड़े कदमों से आगे बढ़ा। उसका सिर ऊंचा और छाती बाहर निकली हुई थी। यह सुजिमो था। सुजिमो सुपरिवार के सभी लोगों के सामने खड़ा था। उसके सामने सैकड़ों लोगों की मौजूदगी से उसे कोई डर नहीं लग रहा था। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मैंने उन्हें मार डाला। दूसरे युवा मास्टर, आवेगपूर्ण मत बनो। युची हो ने उसे रोका। लियू फुसफुसाया, दूसरे यंग मास्टर, उनके इरादे बुरे हैं। वे दूसरे मकसद से ऐसा कर रहे हैं। यह आपको ढूंढने का एक बहाना मात्र है। इसके झांसे में मत आना। हे ली युआनमाओ के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। चूंकि दूसरे युवा मास्टर सुने यह स्वीकार कर लिया है, इसलिए चीजें आसान हैं। उसे पकड़ो। दूसरे युवा मास्टर की रक्षा करो। अंकल झिंग का स्वर दृढ़ और स्थिर था, किसी भी कीमत पर नहीं। झंकार सभी ने अपने हथियार निकाल लिए। लियू यू और बाकी लोगों ने सुजीमो और अंकल झिंग को घेर लिया और उन्हें भीड़ से बचाया। दोनों पक्ष लड़ाई के कगार पर थे। झाओ यू ने अपना पंखा पकड़ लिया और ठंडे स्वर में कहा, सुजिमो को पकड़ लो। रास्ते में आने वाले सभी लोगों को। सुजिमो ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और प्लो हेवन स्ट्राइड करने के लिए तैयार हो गया। वह भीड़ में घुसकर कॉर्नेट एक्सपर्ट से लड़ना चाहता था। ईमानदारी से कहें तो वह शुरुआती चरण के कॉर्नेट विशेषज्ञों से शायद ही निपट सकता था। इसके अलावा उनमें एक मध्यचरण का कॉर्नेट विशेषज्ञ भी था, लेकिन अभी कोई अन्य विकल्प नहीं था। अचानक दूर से ही सरपट दौड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कुछ ही देर में वह उनके करीब आ गया। सुहोंग ने चिल्लाते हुए कहा, जो कोई भी मेरे छोटे भाई को छूने की हिम्मत करेगा, मैं उसे मार डालूंगा। भीड़ तितबितर हो गई, क्योंकि एक अकेला आदमी घोड़े पर सवार होकर उनकी ओर दौड़ा, जो जानलेवा इरादे से भरा हुआ था। सुपरिवार के घर पहुंचते ही उसने लगाम कस दी। वह आदमी एक लंबे घोड़े पर सवार था और उसके हाथ में बहते झरने का लोहे का भाला था। उसके चारों ओर एक शक्तिशाली और जानलेवा आभा थी। उसकी निगाहें आग की तरह थीं और कोई भी उसकी आंखों में। सुपरिवार में सभी लोग उसे देखकर खुश थे। वे उसे देखकर अपनी खुशी छिपा नहीं सके। झाओ यू, ली युआनमाओ, क्या तुम दोनों परिपक्व हो गए हो? तुमने सुपरिवार पर मुसीबत मोल लेने की हिम्मत कैसे की? सुहोंग घोड़े से नहीं उतरा, इसके बजाय वह घोड़े पर बैठ गया। उन दोनों को नीचे देखते हुए
उसका स्वर बर्फ की तरह ठंडा था। हाँ, तो ये यंग मास्टर सु है, आप सही समय पर आए हैं, मैं लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा था। झाओ यू मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तैयारी के साथ आया था। झाओ यू के पीछे खड़ा मोटा आदमी मार्शल आर्ट की पोशाक पहने। मुझे मृतकों के नाम में कोई दिलचस्पी नहीं है। उस व्यक्ति ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि सुहोंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। जाना। सुहोंग ने हल्की चीख मारी और उसका घोड़ा आगे बढ़ा। कुछ ही समय में मार्शल आर्ट की पोशाक पहने उस तगड़े आदमी के पास पहुंचा और उसी समय अपना लंबा भाला भी उस पर फेंक दिया। तुम जरूर मौत को दावत दे रहे हो। वह मोटा आदमी शांत दिख रहा था। जब उसने अपनी मोटी तलवार निकाली, अपनी कॉर्नेट आभा को दिखाते हुए वह उछल पड़ा, अपनी भुजाएं ऊपर उठाते हुए अपनी कृपान को सुहोंग पर घुमाया जो उसकी ओर आ रहा था। वास्तव में एक मध्यावस्था का व्यक्ति है। लियू यू ने सिर हिलाया। सुजिमो उसकी बातें सुनकर घबरा गई। झाओ परिवार पूरी तैयारी के साथ आया था। उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि सुहोंग वापस आ सकता है और इसलिए उन्होंने उससे निपटने के लिए एक मिड स्टेज कॉर्नेट एक्सपर्ट से पूछा। सुजिमो ने भीड़ पर नजर डाली। उसे आश्चर्य हुआ कि न तो लियू यू और न ही अंकल झेंग और बा। वह अभी भी सोच रहा था जब सुहोंग और उस तगड़े आदमी के बीच मारपीट शुरू हो गई। क्लैंग। उस हट्टे-कट्टे आदमी की मोटी तलवार बहते झरने के लोहे के भाले पर जोर से लगी और चिंगारियां उड़ने लगी। बल इतना अधिक था कि सुहोंग जिस घोड़े पर सवार था उसे मजबूरन रुकना पड़ा। हाँ, होंग हंसा। उसने बहते झरने के लोहे के भाले को झटका दिया। इससे एक भनभनाहट सी हुई। उसके बाद एक अचंभित करने वाली ताकत आई जिसने मोटी तलवार को दूर फेंक दिया। उस हट्टे-कट्टे आदमी का चेहरा बदल गया। पूप खून फर्श पर बिखरा हुआ था। सुहोंग के भाले से वह मोटा ताजा आदमी उड़कर सड़क पर जा गिरा और उसका खून जमीन पर फैल गया। तुमने दिखावा किया। उस मोटे आदमी ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, लेकिन उसके मुंह में खून उमड़ रहा था। यह स्पष्ट था कि वह कल से आगे नहीं जी पाएगा। हर कोई हैरान था। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने केवल एक राउंड के लिए वार का आदान प्रदान किया था और एक मध्यावस्था में स्थित विशेषज्ञ सुहोंग के भाले के एक ही वार से मारा जाएगा। सबसे भयानक बात यह थी कि उस तगड़े आदमी ने मरने से कुछ क्षण पहले क्या कहा। हालांकि उसने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन वहां मौजूद हर कोई अनुमान लगा सकता था कि उसका क्या मतलब था। अंतिम चरण में सहवास। इन सभी वर्षों में पिंगयांग टाउन के लोगों ने सुहोंग की क्षमताओं को कम करके आंका था। जल्दी करो, चलो। झाओ परिवार, ली परिवार और शेन परिवार के सहस्राब्दी विशेषज्ञों ने अपने स्वामियों की रक्षा करके और घटनास्थल से भागकर तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। सभी मुक्केबाज विशेषज्ञ एक व्यक्ति की आभा से भयभीत थे। वे जल्दी से भाग गए। एक और सेकंड के लिए रुकने का कोई इरादा नहीं था। सुहोंग ने उनका पीछा करने की कोई कोशिश नहीं की और तिरस्कारपूर्वक कहा। वह घोड़े से उतर गया। सु परिवार के निवास का आंतरिक कक्ष। सुहोंग घर के मालिक की तरह बीच में बैठे थे। जब लियू यू ने पिछले कुछ महीनों में पिंगयांग टाउन में जो कुछ हुआ उसकी रिपोर्ट दी, वह उनकी बातें सुनते हुए कभी कभी सिर हिला देते थे। सुजिमो एक तरफ सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहा। इससे पहले उनके बड़े भाई ने उन्हें कभी भी आंतरिक हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी और उन्होंने कभी भी ऐसी बैठकों में भाग नहीं। हां, सुजिमो ने इसे स्वीकार करने से पहले थोड़ा हिचकिचाया। टकराना। पहले तो सुहोंग कुर्सी पर बैठा रहा, लेकिन फिर अचानक वह खड़ा हो गया, अपने पैर जमीन पर टिकाए, तेज आवाज निकाली। वह कुछ ही देर में सुजीमो के पास पहुंचा और उसकी तरफ मुक्का मारा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि आंतरिक हॉल में मौजूद हर कोई, सुजिमो तो दूर, समय पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका। सुजीमो चौंक गया। वह अभी तक अपने सदमे से उबर नहीं पाया था और उसने हथेलियां और मुट्ठियां आपस में टकराने से जोरदार आवाज हुई। जिस कुर्सी पर सुजीमो बैठी थी वह टुकड़ों में टूट गई। सुजीमो ने हमले के प्रभाव से अपना संतुलन खो दिया। वह फर्श पर वापस बैठने ही वाला था कि उसने अपने आप ही प्लो हेवन स्ट्राइड की शक्ति छोड़ दी। सुजीमो डूब गया और ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर जमीन पर सपाट पड़ा हुआ है। हालांकि उसके पैर एक सुजीमो ने एक साथ अपनी कमर और पैरों पर ताकत लगाई और खड़ा हो गया। उनका ये कदम सचमुच बहुत शानदार था और आंतरिक हॉल में मौजूद हर कोई आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। सुहोंग की आंखों में चमक थी। वह मुस्कुराते हुए सिर हिलाता रहा। अच्छा अच्छा, तुमने उन्हें मारकर अच्छा काम किया है। सुजिमो को पता था कि उसका बड़ा भाई अभी उसकी परीक्षा ले रहा था। ठीक उसी समय जब हथेली और मुट्ठी टकराई, उसने महसूस किया कि उसके बड़े भाई ने दबाव कम कर दिया है। बेशक
सुजिमो ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। वह बीच ट्रैक पर भी रुक गया। सुजिमो को गोजाती जीभ वाले कृपाण की शक्ति का पता था। उसने अपने बड़े भाई पर इसका इस्तेमाल करने ने धीरे से पूछा। सुहोंग ने खुद को संभाला और धीरे से बोला, मुझे नहीं लगता कि जीमो किसी आंतरिक शक्ति का विकास कर रहा है। उसने अभी अभी मेरी मुट्ठी के प्रहार को झेलने के लिए अपने शरीर की ताकत का इस्तेमाल किया है। मैंने दूसरों से सुना है कि कुछ लोग बहुत ताकत के साथ पैदा होते हैं। दूसरे युवा मास्टर ऐसे लोग हो सकते हैं। लियू यू खुश था। सुहोंग नहीं। सुहोंग ने अपना सिर हिलाया। उसका रवैया दृढ़ था। पहले मैंने जिमो को मार्शल आर्ट सीखने से मना किया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह इसमें उलझ जाए। मैं जीने का इरादा नहीं रखता, लेकिन जिमो और जियाओनिंग को कुछ नहीं होना चाहिए। यह अंतिम है। मैं इसके बारे में और कुछ नहीं सुनूंगा। अंकल झेंग ने आह भरी। मैंने सेकंड यंग मास्टर को बड़े होते हुए देखा है। उसकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए मुझे डर है कि उसने पहले ही कुछ गड़बड़ खोज ली है। जब तक हम इसे गुप्त रखेंगे उसे पता नहीं चलेगा। वार 15 साल पहले पिंग यांग टाउन आया था। उनके साथ सिर्फ अंकल झेंग, लियू और कुछ अन्य लोग थे। सुहोंग 15 साल का था जबकि सुजीमो सिर्फ 2 साल का था और सुजियाओनिंग का जन्म अभी अभी हुआ था। उसी वर्ष उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। सु परिवार के अनुसार जब वे कैंग लैंग पर्वत श्रृंखला से गुजरे तो उन्हें कई जानवरों का सामना करना पड़ा। उनमें से कई मर बैरल में कूदते ही सु जिमो ने ठंडी सांस ली। उसका चेहरा बदल गया। ठंडा, बहुत ठंड है। सु जिमो को लगा कि उसके हाथ और अंग कुछ ही समय में सुन्न हो रहे हैं। उसके बालों पर बर्फ की परत जम गई थी। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था और उसके होंठ बैंगनी हो गए थे। उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा था। ये क्या है? जिमो ने कांपती आवाज़ में कहा। डाइयू ने हल्के से कहा, यदि आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप बाहर आ सकते हैं। सु जिमो अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे तो यह भी महसूस हुआ कि यदि वह बैरल में ही रहा तो ठंड से मर जाएगा। सु जिमो अभी बाहर कूदने के लिए तैयार हुआ ही था कि उसने डाइयू की आंखों में उपहास की झलक देखी। वह क्रोधित हो गया। उसने अपने सुजिमो के दिमाग में कुछ रहस्यमय और लंबे सूत्र थे और वह डाइयू की आवाज़ सुन सकता था। वास्तव में बॉडी टेम्परिंग में केवल एक ही सूत्र है। चूंकि आपके पास कोई आधार नहीं है इसलिए मैंने इसे 2 भागों में विभाजित किया है, त्वचा टेम्परिंग और मांस टेम्परिंग। आपने अभी जो देखा वह मांस टेम्परिंग का सूत्र है। आज से जब आप साधना करेंगे तो आप दोनों को मिला देंगे। मांस सुजिमो को लगा कि उसके अपने खून और मांस को पोषण मिल रहा है। उसकी त्वचा सख्त हो गई थी और वह ज्यादा मांसल हो गया था। अगर सुजिमो ने इस समय अपनी आंखें खोली तो उसे और भी अधिक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई देगा। लकड़ी के बैरल में काले चिपचिपे तरल ने एक बहुत बड़ा भंवर बना दिया था। सुजीमो भंवर के बीच में मंडरा रहा था। गाय के आकार का एक राक्षस। और एक समय बीतने के साथ शरीर में ठंड धीरे धीरे कम होती गई। सार की एक अथाह मात्रा उसकी मांसपेशियों और त्वचा को साफ करती रही। सुजीमो का क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा था। पलक झपकते ही रात बीत गई। सुजिमो ने अपनी आंखें खोली और ये देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि लकड़ी के बैरल में तरल पारदर्शी हो गया था और पानी की तरह साफ था। डाइयू हरे पत्थर से नीचे। यद्यपि सुजिमो को पता था कि यह केवल एक भ्रम था, लेकिन स्लैम के शक्तिशाली प्रभाव के कारण वह पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। स्वूश। सुजिमो भूल गया कि वह अभी भी बैरल में है। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसका चेहरा अस्तव्यस्त लग रहा था। बैरल में भरा पानी पूरे फर्श पर फैल गया था। दूसरी शैली है माउंटेन रिलायंस। आपको अपनी पूरी ताकत लगानी होगी और आगे बढ़ना होगा और प्रतिद्वंद्वी मर जाएगा। उसके पास प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं होगा। डाइयू ने अपना पैर आगे बढ़ाया और आगे की। सुजिमो की पुतली तुरंत सिकुड़ गई। जब डाइयू ने माउंटेन रिलायंस का प्रदर्शन किया तो उसके आसपास की हवा जम गई। ऐसा लगा कि वह ठोस हो गई और फिर फैल गई। उनके आसपास की हवा भी दबावपूर्ण गति की तीव्रता और प्रभाव से अछूती नहीं थी। रिशैली शरीर का पत्थरीकरण। डाइयू ने कुछ देर रुककर कहा, ये महान जंगल के 12 दानव राजाओं के रहस्यवादी क्लासिक की रक्षात्मक विधि है। इसे मानसिक साधना विधि माना जा सकता है। सफल होने के बाद मांस और रक्त तुरंत एक पत्थर में बदल जाएगा। व्यक्ति अविनाशी हो जाता है जिससे लगी चोटें कम हो जाती हैं। सुजिमो ने ट्राई रॉक बियर स्टाइल का अभ्यास करना शुरू कर दिया। रात में डाइयू ने सुजीमो की साधना के लिए औषधि तरल का एक और बैरल तैयार किया। आश्चर्यजनक बात यह थी कि चाहे दिन में सुजिमो को कितनी भी गंभीर चोट क्यों न लगी हो, लकड़ी के बैरल में रात भर साधना करने के बाद वह दिन में जीवित और स्वस्थ रहता था और उसके शरीर पर कोई निशान नहीं होता था। अगले 3 महीनों में
सुजिमो ने मवेशियों को मारकर खाया। उजिमो की मांसपेशियां पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थीं और उसका शरीर मजबूत था। वह पहले से ज्यादा लंबा लग रहा था, हालांकि वह सिर्फ 17 साल का था, लेकिन उसकी लंबाई 6 फीट से ज्यादा थी, जो कि डाइयू की लंबाई के बराबर थी। 3 महीने पहले जब सुजिमो ने शेन परिवार के घर पर हाथ आजमाया था तो उस पर तलवारों से हमला किया गया था। हालांकि सुजिमो ने लापरवाही से पूछा। अंकल झेंग मुस्कुराए। वह हाल ही में व्यापार में व्यस्त हो गया है, उसे व्यापार का ध्यान रखना था और वह आज वापस नहीं आ पाएगा। सुजीमो और अंकल झेंग हॉल में बातें करते हुए सु जियाओनिंग के लौटने का इंतजार कर रहे थे। 2 घंटे बीत चुके थे। घंटों तक दोपहर बीत चुकी थी। कैंगलैंग शहर पिंग यांग टाउन से ज्यादा दूर नहीं था। पैदल पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगेंगे, लेकिन अभी सुजियाओनिंग को वापस आना बाकी था। सुजिमो गंभीर हो गया। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। अंकल झेंग ने भौहें सिकोड़ी और फिर चिल्लाकर कहा, लियू यू यहाँ। अंकल झेंग ने गहरी आवाज में कहा, कुछ लोगों को कैंगलैंग शहर ले जाओ और जांच करो कि मिस सु रवाना हुई है या नहीं। अगर कोई खबर हो तो मुझे बताओ। कोई ज़रूरत नहीं है। सुजिमो ने अपने हाथ हिलाए। वह अपनी बहन को सबसे अच्छी तरह जानता था। सु शियाओनिंग बचपन से ही बहुत आज्ञाकारी थी। वह कभी भी ऐसा काम नहीं करती थी जिससे उसके परिवार को चिंता हो। चूंकि सुजिमो धीरे से खड़ा हुआ, उसका चेहरा ठंडा था। अंकल झेंग और लियू यू को उसकी एक भी हरकत से दम घुटने वाला दबाव महसूस हो रहा था। ये दोनों लोग कई लड़ाइयों और युद्धों से गुजरे थे और कई बार उन्हें मौत का सामना करना पड़ा था। अमर लोगों या हजारों की सेना का सामना करने पर भी उन्हें कोई डर नहीं लगा, लेकिन अभी सुजिमो का सामना करते समय वे डर से दूसरा यंग मास्टर वास्तव में बदल गया है। अंकल झेंग और लियू यू एक दूसरे को घूर रहे थे। उनके मन में एक ही विचार था, रिपोर्ट शेन परिवार से। शेन नान दरवाजे के बाहर है, प्रवेश की मांग कर रहा है। सु परिवार के एक गार्ड ने चिल्लाकर कहा। अंकल झेंग ने गहरी सांस ली। उसे अंदर आने दो। हे आप सब कैसे हैं? कुछ ही देर बाद शेन नान, जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी, मुस्कुराते हुए अंदर आई। सुजिमो ने एक शब्द भी नहीं बोला। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह शेन नान को घूरने लगा। शेन नान का दिल धड़क उठा। किसी अज्ञात कारण से शेन नान को ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक खूंखार बाघ और एक भूखे भेड़िए ने निशाना बनाया हो। वह पलक झपकते ही टुकड़ों में फट सकता है। मैं यहाँ केवल एक संदेश भेजने के लिए आया हूँ। झाओ परिवार और ली परिवार सु परिवार के 2 युवा स्वामियों को भोज पर आमंत्रित करना चाहते थे। शेन नान ने कुछ हद तक दोषी महसूस करते हुए जल्दी से कहा। सु जिमो शेन नान के पास आई और शांति से बोली, मेरा भाई अंदर नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। दूसरे युवा मास्टर, भोज में कुछ मजाकिया बात होगी, आपको नहीं जाना। लियू यू जल्दी से आगे बढ़ा और सु जिमो के कानों में फुसफुसाया। सु जिमो ने उसकी ओर नज़र घुमाई। लियू यू ने अपना सिर झुकाया और दांत पीसते हुए कहा, दूसरे युवा मास्टर, मैं आपके साथ चलूंगा। सुशियाओनिंग गायब थी और झाओ परिवार ने अचानक सुहोंग और सुजीमो को भोज पर आमंत्रित किया। यह स्पष्ट था कि यह एक घात था। वह शायद जिंदा वापस न आ पाए, लेकिन जब दूसरा यंग मास्टर अकेले दुश्मन से लड़ने के लिए गया तो वह कभी चुप नहीं रहेगा। लियू यू, युवा मास्टर झाओ ने कहा है कि उन्होंने केवल सु परिवार के 2 युवा मास्टरों को आमंत्रित किया है, किसी को भी उनके। शेन नान ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह उन्हें धमकी दे रहा था। मार्गदर्शन करो, सुजिमो ने शांत भाव से कहा। शेन नान ने अंकल झेंग और लियू यू को उत्तेजक नज़र से देखा, फिर वह उपहास करते हुए सुपरिवार के निवास से दूर चला गया। मिस्टर झेंग, हमें क्या करना चाहिए? क्या मुझे लोगों को लाकर हमला करना चाहिए? दूसरे यंग मास्टर को कुछ नहीं। अंकल झेंग ने सिर हिलाते हुए भौहें सिकोड़ी। दूसरी पार्टी स्पष्ट रूप से तैयार है। अभी झाओ परिवार का निवास खतरे से भरा है। हमारी वर्तमान ताकत को देखते हुए हम उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अंकल झेंग ने बहुत देर तक चुप रहने के बाद गहरी आवाज में कहा, जितनी जल्दी हो सके निकटतम काले बख्तरबंद घुड़सवार सेना को बुलाओ। लेकिन क्या वे समय पर पहुंच? लियू यू ने पूछा। मुझे कुछ पता नहीं है, अंकल झेंग ने आह भरी। अभी हम केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि सेकंड यंग मास्टर और मिस सु यथासंभव लंबे समय तक टिके रहें। यही एकमात्र उपाय है। उजीमो अभी झाओ परिवार के आंगन में दाखिल हुआ ही था कि दरवाजा धीरे से उसके पीछे बंद हो गया। प्रांगण के दोनों ओर लोग भरे हुए थे। वे प्रसवोत्तर विशेषज्ञ थे। उनके पास अपने हथियार तैयार थे। वे ठंड से चमक रहे थे। जब उन्होंने देखा कि यह सुजिमो ही था जो आंगन में आया था, तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उनमें से कई ने उसका मजाक उड़ाया और सिर हिलाते हुए
इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 7 लोगों में से 4 लोग मध्यावस्था के कॉर्नेट विशेषज्ञ थे, जबकि अन्य 3 अंतिमावस्था के कॉर्नेट विशेषज्ञ थे। सुजिमो को अब स्थिति का अंदाजा हो गया था। झाओ परिवार स्पष्ट रूप से स्थिति से निपटने के लिए कठोर कदम उठा रहा था। वे आज उसे और उसके भाई से छुटकारा पाना चाहते थे। दुर्भाग्य से सुहोंग आसपास नहीं था। हम एक बड़ी मछली पकड़ना चाहते थे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि हम एक छोटी झींगा पकड़ लेंगे। अगर हमें पता होता तो यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठा करने की। वो शांत और स्थिर लग रहा था। झाओ यू ने ताली बजाई। हॉल के पीछे से 2 महिलाएं एक साथ बाहर निकली। सटीक रूप से कहें तो उनमें से एक को बंधक बना लिया गया था। सु शियाओनिंग ने हरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी, जो बहुत ही तेज तरार लग रही थी। वह 15 साल की थी और वह पहले से ही सुंदर थी और उसका रंग बेदाग था। हालांकि इस समय सु जियाओनिंग की आंखों में यांगटोंग ने धीरे से सांस ली, क्योंकि सु शियाओनिंग की उंगलियों से खून की बूंदें बह रही थीं। यह बहुत लाल था। बहन, तुम्हें कांपना नहीं चाहिए। सौभाग्य से मैं सावधान थी, नहीं तो तुम्हारी उंगलियां कट जाती। ली जियांगटोंग के चेहरे पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान थी। सु जिमो एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा। ली जियांगटोंग कोई कमजोर महिला नहीं थी, वह एक प्रसवोत्तर विशेषज्ञ थी। सु जिमो झाओ चिंगपिंग ने दाईं ओर देखते हुए गहरी आवाज में कहा, यह जिंग याओ है। कैंगलैंग शहर से तलवारबाज जिंग, लोग उसे थंडरबोल्ट सेबर के नाम से पुकारते थे। 3 महीने पहले सु होंग के भाले के नीचे मरने वाला व्यक्ति तलवारबाज जिंग का कनिष्ठ मार्शल भाई था। ये तीनों ही अंतिम चरण के कॉर्नेट विशेषज्ञ थे। सु जिमो ने शांत रहते हुए धीरे से कहा, परिवार को मुक्केबाजी के मामलों में नहीं फंसाया जाना चाहिए। क्या आप में से कुछ लोग उसे जाने देंगे और मैं आपके साथ रहने के लिए पीछे रहूंगा? हे, तुम्हें मुक्केबाजी समाज का हिस्सा नहीं माना जाता। तुम तो बस एक घटिया आम आदमी हो। युआन माओ मुस्कुराया और उस पर कटाक्ष किया। झाओ यू ने अजीब लहजे में कहा, अगर वह आपका भाई सु होंग है तो ठीक है, लेकिन आप योग्य नहीं हैं। भैया भागो। सु शियाओनिंग ने मुश्किल से कुछ शब्द कहे थे और ली शियांगटुंग ने उसका मुंह ढक लिया था। वह सिर्फ कुछ ही आवाजें निकाल पाई। उसके आंसू उसके गालों पर बेकाबू होकर बह रहे थे। झाओ चिंगपिंग ने आह भरी में ली परिवार के मालिक ली जिंग ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। युवा लड़के, तुम अभी भी बहुत अनुभवहीन हो। तुमने मुक्केबाजी समाज में किसी भी भयावह घटना का सामना नहीं किया है। यह उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। क्या ली जियांगटोंग आपकी बेटी है? सु जिमो ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाते हुए एक तुच्छ सा प्रश्न पूछा। तो क्या हुआ अगर वह है? ली जिंग ने नाक भौंस। हॉल में बिजली गिरने जैसी जोरदार आवाज गूंजी। इस बीच सु जिमो आगे बढ़ा, आकाश को जोतने का प्रभाव छोड़ते हुए। 8 सीटों वाली चौकोर मेज कुछ ही समय में पलट गई और टुकड़े टुकड़े हो गई। यह बहुत तेज था। किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसी परिस्थितियों में सु जिमो खुद को बचाने में असमर्थ होने के बावजूद पहला कदम उठाएगा। झाओ यू और 2 अन्य को छोड़कर बाकी सभी कॉर्नेट विशेषज्ञ थे। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया की और अपने हथियार उठाए। सु जिमो की ओर बढ़ते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या दुस्साहसी जूनियर है? अचानक हॉल में हर जगह ठंडे स्टील की चमक और चमक दिखाई देने लगी। ये बहुत ठंडा और डरावना था। कोई भी वहां से नहीं गुजर सकता था। जिंग याओ थंडरबोल्ट सेबर ने अपनी कृपान पर बैकहैंड ग्रिप बनाई हुई थी। एक चमकदार रोशनी चमकी और उसने अपना हमला सु जिमो की पसलियों के नीचे के क्षेत्र की ओर निर्देशित किया। सु जिमो को आसपास की तलवारों और कृपानों का कोई पता नहीं था। जमीन फाड़ देने वाला पाम सु जिमो के हिंसक और दबंग रूप को देखकर ली जिंग का चेहरा बदल गया। उसका पहला विचार पीछे मुड़कर भाग जाने का था। मुक्केबाजी समाज में उनके वर्षों के अनुभव ने उन्हें बताया कि यदि वह भागे नहीं तो निश्चित रूप से उनकी मृत्यु हो जाएगी। ली जिंग ने गुस्से में अपनी आंखें बड़ी कर लीं और जोर से चिल्लाया। उसके पास अपना हथियार निकालने का समय नहीं था। वह सिर्फ अपने हाथों से हमले को रोक सकता था। दूसरी तरफ झाओ चिंगपिंग ने एक हाथ से तलवार पकड़ी हुई थी। उसकी आंखों में एक दुष्ट रोशनी चमक रही थी। तलवार थोड़ी सी कांप उठी और सु जिमो की आंखों की ओर बढ़ी। झाओ चिंगपिंग ने बहुत पहले ही सुन ली। हड्डियां चटकने की तेज आवाज आई। ली जिंग दर्द से चीख उठा। सु जिमो ने ली जिंग की बाहों पर अपनी हथेलियां पटकी, जिससे उसकी हड्डियां टूट गईं। टूटी हुई हड्डियां मांस से बाहर निकल आईं और बाहर निकल आईं। यह एक भयानक दृश्य था। एक अंतिम चरण का कॉर्नेट विशेषज्ञ सु जिमो के एक भी प्रहार से बच नहीं सका। हर कोई हैरान था। ग्राउंड रप्चरिंग पाम को अंजाम देने के बाद सु जिमो ने आगे बढ़कर ली जिंग को गले से पकड़ लिया। उसी समय सु जिमो ने बाईं ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया।
उसने झाओ चिंगपिंग का सामना बगल में किया, अपने गाल को अपनी लंबी तलवार की दया पर रख दिया, जबकि उसका बायां हाथ गाय की जीभ की तरह नरम लग रहा था, जो उसके हाथ के चारों ओर लपेटा हुआ था। झाओ चिंगपिंग ने अपनी तलवार सु जिमो के गाल पर मारी, हालांकि तलवार उसकी त्वचा को छेद नहीं पाई, बल्कि शक्तिशाली बल से एक चाप में मुड़ गई। चुप, उसकी शारीरिक दमनकारी मार्शल आर्ट इतनी शक्तिशाली है। झाओ चिंगपिंग को झटका लगा। वह जानता था कि चीजें ठीक नहीं चल रही थीं, और उसने पीछे हटने का कदम उठाया। ठीक उसी समय सुजिमो की हथेली झाओ चिंगपिंग की बाँह फुफुरते हुए मांस के टुकड़ों और बहते हुए खून के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। झाओ चिंगपिंग की नसें और हड्डियां सुजिमो की हथेली से टुकड़े टुकड़े हो गई थीं। हाथ को अचानक कंधे से बाहर निकाला जा रहा था। झाओ चिंगपिंग जमीन पर गिर पड़े, टूटे हुए हाथ से बहते खून को देखकर सदमे में थे और दर्द से चिल्ला रहे थे, बैंग बैंग बैंग। उसी समय सुजीमो पर लहरा रही सभी तलवारें और कृपानें वापस उछल गईं। हालांकि सुजीमो के कपड़े टुकड़ों में काट दिए गए थे, लेकिन उसके शरीर पर खून नहीं था। अभेद्य सभी कॉर्नेट विशेषज्ञ अपने हथियारों के साथ भी सुजिमो की रक्षा को पार नहीं कर सके। पूप तभी अचानक हथियारों से मांस काटने की आवाज आई। एक कृपान सुजिमो की पसली के नीचे के क्षेत्र में घुस गई। खून बह निकला और कपड़े पर दाग लग गया। भले ही तलवार को सुजिमो ने पकड़ा हो या ज़ेंग याओ ने, दोनों ही क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। सुजिमो को उम्मीद नहीं थी कि कोई उनकी सुरक्षा को भेद सकता है। ज़ेंग याओ ने सोचा कि वह एक ही वार में सुजीमो को मार दे। यह थी बॉडी टेम्परिंग की शक्ति। ज़ेंग याओ ने थंडरबोल्ट सेबर को वापस खींच लिया और कुछ कदम पीछे हट गया। वह आगे नहीं बढ़ा। ज़ेंग याओ सुजीमो से सावधान हो गया जब उसने देखा कि कैसे उसने झाओ चिंगपिंग की बाँह को कुचल दिया। इसके अलावा हालांकि चाकू के वार से गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन सुजिमो घायल हो गया। उनका मानना था कि सुजिमो की ऊर्जा अंततः समाप्त हो। रुकना रुकना! ली जियांगटोंग और सुजिमो ने एक साथ चिल्लाया। सुजीमो के पहले कदम उठाने के कुछ ही समय बाद आंगन में मौजूद सभी प्रसवोत्तर विशेषज्ञ लड़ाई में शामिल होने के लिए दौड़ पड़े। जब तक ली जियांगटोंग को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तब तक उसके पिता को सुजीमो ने पकड़ लिया था। ली जियांगटोंग ने खंजर पकड़ा और उसे सु शियाओनिंग की गोरी गर्दन पर रख दिया। सुजिमो ने ली जिंग का गला दबा दिया। ली जिंग खुद को रोक नहीं सका क्योंकि उसकी बाहों की हड्डियां टूट चुकी थीं। उसका चेहरा लाल बैंगनी हो गया और वह हांफने की आवाज़ें निकालने लगा। मेरी बहन को जाने दो और मैं उसे छोड़ दूंगा, सुजिमो ने हल्के से कहा। सुजिमो ने उसी क्षण से अपना मन बना लिया था जब उसने ली जिंग की पहचान सुनिश्चित कर ली थी। सु जियाओनिंग को तुरंत बचाना। ली जियांगटोंग ने सु शियाओनिंग की आंखों के सामने अपना खंजर लटका दिया। सुजिमो मुस्कुराई, जिससे उसके सुंदर सफ़ेद दांतों की एक पंक्ति दिखाई दी। अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो मैं ली परिवार का सफाया कर दूंगी। सुजिमो बहुत शांत लग रहा था। ये किसी धमकी की तरह नहीं लग रहा था, इसके बजाय ऐसा लग रहा था कि वह एक तथ्य बता रहा है। वह दबंग लग रहा था, जैसे टोंग का दिल तेजी से धड़क उठा। वह सुजीमो के स्वर और अभिव्यक्ति से असहज महसूस कर रही थी। उसे सुजिमो की क्षमता पर कोई संदेह नहीं था। अब तक जो कुछ हुआ उसे देखते हुए एक बार सुजीमो इस जगह से भाग गई तो झाओ परिवार और ली परिवार को कभी शांति नहीं मिलेगी। वह सुहोंग से कहीं अधिक भयानक और क्रूर था। आखिर वह कौन व्यक्ति है जिसे हमने उकसाया है? ली जियांगटोंग पछतावे से भरा हुआ था।